हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार सोइल की दुनिया में। जी स्टूडेंट्स, सॉइल सॉइल सॉइल, हर टाइम सॉइल सॉइल सॉइल, क्योंकि चली सॉइल केमिस्ट्री रही है भाई। सॉइल एजी केमिस्ट्री का सॉइल वाला पार्ट चल रहा है और लगभग 3-4 क्लासेस, 4 होगी शायद, 4 या 5 क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें ना सॉइल के बारे में पढ़ा। उसकी ना प्रोफाइल पढ़ी, प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, उसके ना कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। फिर आते आते हम ना वेदरिंग उस पे आ गए, अपने मिनरल्स पे आ गए, है ना। ऐसे करते करते रॉक्स पे, पहले रॉक्स पे थे, फिर मिनरल्स पे आ गए। ऐसे करते करते आज उन रॉक्स को तोड़ने जा रहे हैं। बोले तो तोड़ूंगा, छोड़ेगा नहीं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बोले तो चट्टानों को तोड़ने वाले। यह है आज का टॉपिक, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। वेदरिंग बोले तो तोड़ूंगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम रॉक्स को तोड़ेंगे, बड़ा तोड़ेंगे। मतलब इसको ना, इस पूरे पार्ट को हम दो, यूं कह सकते कि दो उसमें पढ़ने वाले हैं। कृष्ण जी, इसका पेन कहां चला गया? ये मिल गया। दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दो भागों में पढ़ेंगे। कभी रॉक्स टूटती, पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स को तोड़ेंगे। लो जी भाई साहब, इतना खराब हैंडराइटिंग नहीं है, दोबारा लिखता हूं। रॉक्स, है ना। पहले वाले में क्या होगा, जो आपकी रॉक्स है, बोले तो चट्टाने हैं, है ना, चट्टाने। इनका क्या करेंगे हम? इनको ना ब्रेक करेंगे, तोड़ांगा, और उसको बोलते हैं वेदरिंग। WEATHRING। हिंदी वाले कहते हैं अपक्षय, अपक्षय। तोड़ांगा रे तोड़ांगा, आज चटाना तोड़ांगा, तोड़ांगा रे तोड़ांगा, तोड़ेंगे। और पता तोड़ने से क्या बनेगी? किसी को बताना मत, इसके तोड़ने से बनेगा पेरेंट मेटेरियल। अब आप कहोगे सर रोग भी तो पेरेंट मेटेरियल थी, मैं क्या मना कर रहा हूं भाई साहब। बट एक तरह से जो है ना रॉक्स, वो तो उसके सोइल के दादाजी हो गए। हाँ ओ सर, इतने दिन हो गए बताते बताते, मारान बाबलिया करता करता, और आज आपके अचानक पता नहीं क्या जी आपने कहा दादाजी है। एक्चुअली दादाजी है ना। वो पहले रॉक से क्या बनता है? पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल को ना कुछ लोग, मतलब इसको कुछ लोग क्या रिगोलिथ भी बोलते हैं, रिगोलिथ। तो पहले भाग में क्या होगा, आप भी आज जो पढ़ेंगे ना, उसमें चट्टानों को तोड़ तोड़ के पेरेंट मटेरियल है रिगोलिथ बनाएंगे। वो तो भाई साहब दादा मटेरियल हो गया, पेरेंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, मजाक कर रहा हूं। ये दादा मटेरियल हो गया, ठीक है। दोबारा ले लेते, दोबारा ए थोड़ी रॉक्स, और लेते ए थोड़ी रॉक्स। रॉक्स की क्या हुई सर? वेदरिंग। रॉक्स की हो गई वेदरिंग, और क्या बनेगा सर? रिगोलिथ, रिगोलिथ, रिगोलिथ। रॉक्स बोले तो समझ में आएगा, चट्टाने टाने टाने। वेदरिंग बोले तो अपक्षय, अपक्षय, अपक्षय। और रिगोलिथ क्या हो गया? इसको ही बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। तो आज का टॉपिक यही रहेगा बस। कल क्या करेंगे हम लोग? कल भाई साहब इसको सल्टाएंगे भी। कल किसको सल्टाएंगे? कल हम लोग सल्टाएंगे रिगोलिथ को या पेरेंट मटेरियल को, और इससे बना देंगे मिट्टी आई है मिट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद। कल ये पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। टेक्निकल टर्म आता है पेडोजेनेसिस, यानी मृदा विकास या मृदा की प्रोफाइल का विकास, ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा ना ये सिस्टम रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे। पहले कोई चट्टान तोड़ेंगे, उससे रिगोलिथ बनता है। रिगोलिथ पेरेंट मटेरियल है, रिगोलिथ पेत्रक पदार्थ है। रिगोलिथ कहते हैं हिंदी में भी इसको। फिर उससे धीरे धीरे मिट्टी का डेवलपमेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक यही रहेगा बस। आज हम लोग रॉक्स को सल्टाएंगे, धमाधम तोड़ेंगे, क्योंकि मकज़म जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अपक्षय या वेदरिंग। ये देखो भाई साहब, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितनी बदल गई चट्टान, ओ कितनी बदल गई चट्टान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान,
ओ कितनी टूट गई चट्टान, ओ कितनी वेदर्ड हो गई चट्टान। ये वेदरिंग हो गई। क्या पहाड़ था, क्या लोग इसकी पूजा किया करते थे। अचानक हवा ने कटा कटा के, पानी ने कटा कटा के बेचारे के दो क्या हालत कर दिया। देख तेरी चट्टान की हालत क्या हो गई भगवान। ये है वेदरिंग, इसको कहते हैं वेदरिंग करना। क्या चित्र है देखो, है ना। आप इसकी उस पे जाइए, ऊपर वाले की कुदरत पे जाइए। क्या कुदरत ने इसको ना पानी ने काट काट के बेचारे चट्टान को ऐसे बना जैसे कोई पेड़ हो। पेड़ ना है, वो पहाड़ है, रॉक्स है। और इधर ये कोई चील गाड़ी ना है, ये कोई चील गाड़ी ना भाई साहब, ये है वेदर्ड रॉक्स जिनका वेदरिंग हो चुका है। चलिए शुरू करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा बताता हूं। वेदरिंग वो वाला प्रोसेस है जिससे पेरेंट मटेरियल बनने वाला है भाई साहब, पेरेंट मटेरियल बनने वाला है। तो वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट मटेरियल। कौन है ये पेरेंट मटेरियल, कहां से आया है ये पेरेंट मटेरियल। अभी तो बताया भाई साहब मैंने, ये पेरेंट मटेरियल कौन है भाई साहब। ये कोई रॉक टूटा है तो उससे पहले पेरेंट मटेरियल बढ़ेगा। इसका मैंने अभी आपको एक नाम भी बताया था, रेगोलिथ। क्या नाम बताया था, रिगोलिथ। तो जब कोई चट्टान टूटती है तो मिट्टी का पेरेंट मटेरियल बढ़ता है। और यहां पेरेंट मटेरियल किसको कहा जा रहा है, रेगोलिथ। रिगोलिथ बढ़ेगा। क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो रहा हूं, जी सर। तेरे समझ में आ गया, जी सर। कोई चट्टान टूटेगी तो डायरेक्ट मिट्टी बनेगी, नो सर। पहले बनेगा रिगोलिथ, पेरेंट मटेरियल। तो व्हाट इज द वेदरिंग। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर चट्टान को टूटना है और रिगोलिथ को बनना है। मतलब चट्टान को टूटना और पेत्रक पदार्थ को बनना है। पढ़ो ना, आराम से पढ़ो। अपक्ष है वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक पदार्थ का निर्माण होता है। बड़ी अजीब बात है, आप रॉक्स को पेरेंट मटेरियल कह रहे हैं, इससे बनने वाले टुकड़ों। मतलब एक्चुअली क्या होती है, रॉक टूटती है ना, वो सीधी मिट्टी नहीं बनती, वो थोड़े थोड़े मोटे मोटे पत्थर हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी हो जाती है ना। ऐसे ऐसे करके जैसे वो सी पढ़ा, मैंने सी पढ़ाया था, मैंने सी होराइजन, सी जिसमें पार्शियली वेदर्ड रॉक्स आती है, वो वाली कंडीशन है भाई साहब। पार्शियली वेदर्ड रॉक्स से इसी को पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। अब लेते हैं अपक्ष से होता कितने प्रकार का है। तो मारी वेदरिंग तीन मेरी ना रहे बाबा, रॉक्स की वेदरिंग तीन टाइप की, रॉक्स की वेदरिंग। अपक्ष से जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला वो आपको जो दिख रहा है ये है फिजिकल और मैकेनिकल। फिजिकल और मैकेनिकल बोले तो भौतिक और यांत्रिक, भौतिक और यांत्रिक। पढ़ाऊंगा भी डिटेल भाई साहब, पूरा का पूरा, है ना। कभी पानी तोड़ेगा, कभी बर्फ तोड़ेगी, कभी हवा तोड़ेगी, और जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट, केमिकल वेदरिंग। अ लॉट ऑफ केमिकल्स लाइक मेन तो वाटर है। जहां नमी ज्यादा होती है ना वहां पर केमिकल वेदरिंग हुआ है, जहां पानी होता है वहां पर केमिकल वेदरिंग होती है। और तीसरी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल तो भाई साहब आदमी भी करे है, चूहा भी करे है, पेड़ पौधा भी करे है, चिट्टी भी करे है, चिट्टियां तोड़वाई या ये मतलब तोड़ती रहे है ये। तो तीन प्रकार की पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। वेदरिंग का टाइप तीन, पहला फिजिकल और मैकेनिकल। मतलब किसी फिजिकल लाइक बर्फ से, पानी से, गर्मी से, सर्दी से, इनसे टूटेगी। और या फिर किसी मशीन से टूटेगी, मैकेनिकल वर्ड आ गया तो। और दूसरा है केमिकल। केमिकल के लिए मैंने कहा था भाई साहब पानी होना चाहिए, कभी पानी जुड़ेगा, कभी पानी टूटेगा, खुद टूटेगा, दूसरों को तोड़ेगा। और तीसरा जैविक, बोले तो बायोलॉजिकल, और जीव करेंगे, जीव 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 कौन करेंगे, जीव। उसमें लिंक भी डाल देना सब। हो गया। तो ये हो गया आपका, एक एक को लेते। सबसे पहले मन फिजिकल बता दो, ये बता दो। मैकेनिकल थे तो फिजिकल बता दो। ये कई सारी जो भौतिक शक्तियां, फिजिकल फोर्सेस है, वो क्या करेगी, चट्टानों को तोड़ेगी। ठोस और स्थूल चट्टानों को, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ेगी। और तोड़ के क्या करेगी रे बाबा, उसको ब्रेक डाउन करके उसका पेरेंट मटेरियल बढ़ा देगी। व्हाट इज पेरेंट मटेरियल सर, है रिगोलिथ। ये रहा। तो विभिन्न भौतिक शक्तियां, भौतिक शक्ति कौन है भाई साहब, पानी है, गर्मी है, सर्दी है, हवा है। इनसे क्या होगा, ठोस और स्थूल चट्टाने। स्थूल बोले तो बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी चट्टाने, है ना, बड़ी बड़ी चट्टाने, उनको तोड़ा जाएगा। उन चट्टानों को टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाएगा। यह है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग तो फिजिकल फोर्सेस से
देखिए डेफिनेशन इंग्लिश में देखिए, फिजिकल वेदरिंग आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग, इसको मैकेनिकल कहते हैं, फिजिकल कहते हैं, एक ही बात है। इज ए प्रोसेस दैट काजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, मिनरल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर बढ़ा देंगे सॉइल्स, है ना, सॉइल्स में बढ़ा, सॉइल्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय वेरियस फिजिकल फोर्सेस विदाउट केमिकल चेंजेस। कोई केमिकल चेंज होना नहीं है, केवल और केवल फिजिकल जो है ना, हवा, पानी, गर्मी, इनसे जो है ना ब्रेक डाउन करना है। तो मुझे लगता है शायद भौतिकी या यांत्रिक अपक्षय की या फिजिकल मैकेनिकल के डेफिनेशन बताने में मैं कामयाब रहा हूं कि विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा, भौतिक शक्तियां बोले तो पानी, हवा, ये सारी विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस और स्थूल चट्टानों को, मतलब सॉलिड और बड़ी बड़ी जो बल्कि चट्टानें होती है ना, बड़ी बड़ी, उन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, विघटन करने का, डिसइंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो फिजिकल वेदरिंग है। और फिजिकल को मैकेनिकल भी कहते हैं, लेकिन इधर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी भाई साहब, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगा, रासायनिक नहीं बदलेगा, रासायनिक तो रासायनिक में ही बदलेगा, कोई दिक्कत है? तो फिजिकल वेदरिंग आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग इज ए प्रोसेस दैट कॉजेस द डिसइंटीग्रेशन, व्हाट डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकडाउन of rocks, minerals and soils into small pieces by various physical forces without chemical change। केमिकल ना बदले, केमिकली ना बदले। अब एक एक फैक्टर को लेते हैं, मान एक एक फैक्टर दिखा दो। इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई, कब दिखाओगे सर, जल्दी जल्दी बताओ। शुरू करते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर हैं, चलिए मैं कुछ फैक्टर लेता हूं आपके लिए। देखिए पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर। देख तेरी चट्टान की हालत क्या हो गई भगवान। देखो देखो क्या ब्रेकडाउन हुआ गर्मी से। एक्चुअली होता क्या है गर्मी से, जब गर्मी बढ़ती है, मान लो टेम्परेचर बढ़ा, तो चट्टानों की जो ऊपर की लेयर है वो धीरे धीरे गर्म होकर फैलती है। सोचो एक पहाड़ के बारे में सोचो, वो एक पर्वत के बारे में सोचो, उस पर्वत का क्या हाल हो रहा है। देखो भाई साहब मेरी हेयर स्टाइल खराब हो रही है, चलो ऐसे कर लेता हूं, सही हो रही है, सही कर लेता हूं, सही है, एक बार कर लेता हूं भाई साहब, कई दिन तक रहेगी ये, कर लेनी चाहिए। हाँ काय को बड़े उससे हम क्यों कर लूं। हाँ भाई, हालांकि हेयर नहीं है लेकिन साला स्टाइल तो होना चाहिए ना आदमी में, हेयर नहीं लेकिन स्टाइल तो होना चाहिए, क्यों? चलो ठीक है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो चट्टानों के ऊपर ऊपर वाली लेयर क्या होगी, गर्म होकर फैल जाती है, लेयर फैल जाएगी। लेकिन जब गर्मी कम होती है, ठंड पड़ती है, तो वापस ही उड़ जाती है। अरे बीर मारा रे, चट्टानों की ऊपर वाली लेयर गर्मी से फैल फैल जावे रे, सर्दी से सिकुड़ सिकुड़ जावे रे, नान्या बीरा रे, गर्मी बढ़े फैल जाए, सर्दी सो सिकुड़ सिकुड़ जावे। बस ये फैलनार, सिकुड़नार, घटनार, प्रसार, ये बड़ 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 तोड़ देती है। टूट गई देखो, देख तेरी चट्टान की हालत क्या हो गई भगवान। तो समझ में आया भाई, टूट जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। बाद में देखो क्या ऊपर वाले ने, कुदरत ने क्या चीजें बनाई है भाई साहब, क्या पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है गर्मी और सर्दी से। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, चट्टानों के ऊपर वाली लेयर धीरे धीरे गर्म होकर फैलेगी, जैसे ठंड होगी, तापमान कम होगा तो वो वापस सिकुड़ जाएगी। बस ये बढ़ना, ये तापक्रम का बढ़ना घटना, ये तापक्रम का बढ़ना, ये तापक्रम का घटना, ये चट्टान का फैलना, ये चट्टान का सिकुड़ना टुकड़ों में तोड़ देता है। देखो तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों के ऊपर वाली परत जो होती है वो धीरे धीरे गर्म होकर फैलेगी। ऊपर वाली पूरी चट्टान ना, केवल ऊपर ऊपर की लेयर। और जैसे ही गर्मी कम होगी, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। बस तापक्रम के घटने और बढ़ने से चट्टाने में जो प्रसार हुआ, फैलाव हुआ और संकुचन हुआ, इससे कमजोर हो गई रे चट्टाने, कमजोर हो जाती है और भाई साहब बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। आंग्ल भाषा में देखो रहे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, द अपर लेयर ऑफ रॉक्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द अपर लेयर ऑफ द रॉक्स ग्रेजुअली हीट्स अप, अपर लेयर जो होती है वो गर्म हो जाती है, एंड एक्सपांड्स और फैल जाती है, एंड श्रिंक्स और सिकुड़ जाती है, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब। थस इस प्रकार विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर द रॉक्स बिकम्स वीक, ये फैलने में, ये सिकुड़ने में कमजोर हो जाती है रॉक्स, राइट है, ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, और ब्रेक डाउन और टूट जाती है, एंड लेटर डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉल पीसेज, और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है या छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो क्या मैं ये पहला पॉइंट समझाने में कामयाब रहा टेम्परेचर का? जब कोई टेम्परेचर बढ़ता है, रॉक्स की ऊपर वाली लेयर फैलती है, जब कोई टेम्परेचर घटता है,
वापस सिकुड़ जाती है। फैलने सिकुड़ने के चक्कर में रॉक्स कमजोर होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। अब एक पंगा और है, ये जो सिकुड़ने फैलने का है ना, अब चट्टान में तो बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे खनिज है। रॉक तो कई सारे मिनरल से बनी हुई भाई साहब, तो उनकी अलग अलग है, कोई ज्यादा फैलता है कोई कम फैलता है, इससे और जल्दी टूट जाती है। देखो इसके अलावा भी चट्टानों में जो मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, उनके फैलने सिकुड़ने की दरें अलग अलग होती है। बस ये जल्दी तोड़ देती है इसको, इससे टूट जाता है। जैसे एक मान लो एक ऊपर की लेयर है और उसमें 20 प्रकार के मिनरल है, अब 20 में से कोई फैला कोई नहीं फैला, कोई फैला कोई नहीं फैला, अब ये कोई फैला कोई नहीं फैला, बस बड़क 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 तोड़ देगी इसको। तो इन एडिशन द रेट्स ऑफ, क्या लिखा, इन एडिशन द रेट्स ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द रॉक वेरी, वेरी मतलब बदली हुई, अलग अलग सबकी, विद टेम्परेचर। द रेट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल फाउंड इन द रॉक्स, तो रॉक्स में जो मिलते हैं आपके मिनरल्स, उनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन का जो रेट है, द रेट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो वेरी होती है। वेरी मतलब डिफरेंट, वेरी बोले तो डिफरेंट, अलग अलग होती है। ड्यू टू दिस टेंडेंसी, इसी टेंडेंसी के कारण क्या होता है, इसी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, दे ब्रेक, वो टूट जाती है एंड सेपरेट और अलग हो जाती है। क्या मैं आपको टेम्परेचर वाला पॉइंट बहुत अच्छे समझाने में कामयाब रहा? आप कहेंगे निश्चित रूप से सर रहा भाई। तो चट्टानों के जो मिनरल होते हैं वो कोई ज्यादा फैलता है कोई कम फैलता है, अलग अलग रेट होती है, इससे जल्दी टूट जाती है। द रेट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर साथ इनका वेरी होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम है। बस यही टेंडेंसी एक दिन इनको तोड़ डालेगी। और मैंने कहा था ना ये रॉक्स एक दिन टूट जाएगी, मैंने कहा था ना एक दिन टूटेगी, और आज ये टूट गई दोस्त। चलिए थोड़ा पानी के बारे में बात करते हैं। बहता हुआ पानी चट्टानों को तोड़े सोनियों, बहता हुआ पानी तोड़े। ये देखो पानी की बात करते हैं। आप पहला कौन सा पॉइंट कर चुके हैं सर? टेम्परेचर कर चुके हैं। अब कौन सा करोगे सर? पानी। तो पानी पहाड़ों में से जब बहता है, पानी जब पहाड़ों में से बहता है तो चट्टानों के टुकड़ों को तोड़ तोड़ के लाता है। बस ये टुकड़े जब चलते हैं पानी के साथ, बहती हुई नदी के साथ, बहते हुए झरने के साथ, तो ये आपस में टकरा टकरा के या किसी और चट्टान से टकरा टकरा के और छोटे होते चले जाते हैं। तो क्या पानी भी वेदरिंग करता है? जी सर। तो बहता हुआ पानी चट्टानों को तोड़े सोनियों, वेग से प्रवाहित वर्षा जल, बरसात का पानी जो बड़े स्पीड चलता है, वेग चलता है, पहाड़ों में ऊपर से नीचे चल रहा होता है, झरनों में चल रहा होता है, वो चट्टानों के बहुत सारे अंश को क्या करता है? टूट टूट के अलग करके ले आता है। वो तो गोल गोल होगा भाई जी, गुड़गुड़ है ना, ले आता है इनको। तो ड्यू टू द रैपिड फ्लोइंग वाटर, बहुत स्पीड से चलता हुआ जो फ्लोइंग वाटर है, सम पार्ट ऑफ द रॉक्स ब्रेक, इससे बहुत सारे पार्ट जो है ब्रेक मतलब टूट जाते हैं रॉक्स के, एंड गेट सेपरेटेड। तो क्या पानी चट्टानों को नहीं तोड़ रहा? क्या तोड़ रहा है सर? नहीं तोड़ रहा। क्या तोड़ रहा है सर? टेम्परेचर नहीं तोड़ रहा। क्या तोड़ रहा है सर? टेम्परेचर कैसे तोड़ा? जब कोई टेम्परेचर बढ़ता है अपर लेयर ऑफ रॉक्स फैल जाती है, जब कोई टेम्परेचर कम होता वापस से उड़ जाती है, फैलने सिकुड़ने से ही रॉक्स धड़ाधड़ टूट जाती है। यही था, यही था सर, यही था ना। फिर उनका भी अलग अलग था, मिनरल को ज्यादा फैल रहा है कोई कम फैल रहा है, इसलिए टूट जाती है। अब इस समय चल रहा है बरसात का पानी या पानी, तो वेग से बहता हुआ बड़ी रैपिडली जो फ्लोइंग वाटर है, रेन वाटर है, वो रॉक्स को तोड़ तोड़ के अलग करके ले आता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है। ठीक है भाई। अब ये तो देखो तोड़ के लेके आ गया, लेकिन जब ये चल रहा है तो और तोड़ रहा है उनको। वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़ा आपस में टकरा टकरा के, घर्षण कर करके छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, टेटे भागों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। When red water flows, जब पानी बह रहा होता है, carrying these broken pieces, इन छोटे टुकड़ों को लेके, they get divided into smaller parts, तो ये और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है ड्यू टू म्यूचुअल कोलाइजन। म्यूचुअल बोले तो आपसी, कोलाइजन बोले तो कोलिजन, बोले तो टकराहट, एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हो गया? घर्षण। घर्षण जैसे होता है ना, घर्षण, घर्षण होते हिंदी में, है ना, ऐसे ऐसे ऑफ द पीसेस। तो बेर मारा रे बहता हुयो बरसा को पानी, चट्टान तोड़ तोड़ देवे रे, चट्टान तोड़ दाड़ देवे रे, नान्या बीरा रे जब जाएंगे टुकड़े
पानी के साथ आपस में टकराते हैं, आपस में घर्षण करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में और टूट जाते हैं। देखो, बहता हुआ पानी चट्टानों को तोड़े सोनियो, जब जाए पानी में टुकड़े, फिर वो टुकड़े टकरा टकरा के फिर वापस हो जाता है, फिर टूटते चले जाते हैं। तो भाई साहब यहां तो तोड़ तोड़ के जो कैसे गोल हो गए, देख तेरे संसार के पत्थर कैसे हो गए गोल। समझ में आया? यही तो वेदरिंग होती है, यही तो वेदरिंग होती है। चलिए थोड़ा बर्फ की बात करते हैं। तीसरा आ गया आइस, बर्फ। आपको समझ में तो आ रहे ना भाई जी? अगर ये नहीं आ रहे ना तो फिर तो मेरे हिसाब से धंधा चेंज कर लेना चाहिए आपको। टाइल टूलों की जो है ना फैक्ट्री वैक्ट्री में मतलब टाइले वाले लगाने में चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। छोटी छोटी बातें तो समझ में आनी चाहिए। बहुत मस्त आ रही है, पक्की। चलिए शुरू करते हैं आइस। देखो ये आइस में क्या होता है, चट्टानों की दरारों में पानी भरता है, चट्टानों की दरारों में पानी भरा है, बन गया ठंड से बर्फ। चट्टानों की दरारों में पानी भरा है, बन गया ठंड से बर्फ। आयतन बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाती है। जब पानी कभी बर्फ बनता है, जब भी कोई पानी बर्फ बने वॉल्यूम बढ़े वॉल्यूम बढ़ता है भाई साहब। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो लोग जहां बहुत ठंड पड़ती है, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, है ना, और अपने भी कहीं हो रही है मान लो, तो सर्दियों में क्या होते हैं, पानी से जो भरे हुए पाइप होते हैं, मतलब नहाने का पाइप या और कोई दूसरे पाइप जो फैक्ट्री के पाइप है पानी से भरे होते हैं, जैसे ही बर्फ बनती है वो जम के उनके अंदर की टेम्परेचर बहुत जीरो से नीचे चला गया, पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी कम जगह रोकता है। लेकिन जब वही पानी बर्फ बनता है तो भाई साहब ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, 9% बढ़ जाता है। तो बर्फ की दरारों में फंसा हुआ पानी जब ठंड के कारण बर्फ के रूप में जम जाता है तो 9% उसका आयतन बढ़ जाता है। बस यह आयतन का बढ़ना देख लो और चट्टान का टूटना देख लो। तो चट्टानों की दरारों में फंसा हुआ पानी ठंडक के कारण बर्फ के रूप में जम जाता है, उसका 9% आयतन बढ़ जाता है। बढ़ता आयतन चट्टानों को तोड़ डालेगा। दिख रहा है ना फोटो में, देखो देख, बर्फ भरी पानी भरा हुआ है, वो बर्फ बन गया, आइस बन गया, लिखा है देखो आइस, दिख रहा है यहाँ पे आइस। और ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, इससे पहले वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा सा था, ये दिख रहा है देखो, ये एरो से लगे हुए। बर्फ क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ने से ना, एरो लगे ऊपर की तरफ, साइडों की तरफ, ये बर्फ बढ़ने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो चट्टान तो टूटेगी। भाई साहब देख तेरी चट्टान क्या, ये बर्फ ने तोड़ा हुआ है, ये बर्फ ने ही तोड़ा है कि पानी भर गया फिर वो बर्फ बन गया, तोड़, बहुत तगड़ा पावर होता है, मतलब इसकी बहुत बड़ी जो है ना बेटा फोर्स है। तो व्हेन द वाटर ट्रैप्ड इन, इंग्लिश में देखो, व्हेन द वाटर ट्रैप्ड इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स, जब पानी किसी दरारों में फंसा हुआ रहता है ना, ऑफ द रॉक, फ्रीजेज मतलब बहुत ठंडा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ आइस ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 9%, तो 9% इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने से रॉक्स गेट्स ब्रोकन, और चट्टाने छूट जाती है, रॉक गेट ब्रोकन, या यूं कह दो रॉक स्टार्ट ब्रेकिंग, छूट जाती है। तो क्या मैं अपनी बात, क्या मैं बर्फ से चट्टान तोड़ने में कामयाब रहा? यस सर। समझ में आ गया? तो आप लोगों ने बताओ क्या क्या पढ़ा? सर पहले तो मैंने ना टेम्परेचर पढ़ा। क्या पढ़ा टेम्परेचर में? टेम्परेचर में सर आपने ये बताया कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो रॉक्स के ऊपर की लेयर ना वो थोड़ी फैल जाती है, और सर जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ जाती है ऊपर की लेयर, और ये कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है इससे ना ऊपर की लेयर टूट जाती है। फिर सर आपने थोड़ा और बताया कि ना ये क्या होता है, और क्या बताया कि ना अंदर जो मिनरल है, जो चट्टान की जो लेयर में मिनरल है, उनकी भी फैलने की दर अलग अलग है, उनका कोई ज्यादा फैलता है, उसकी रेट ऑफ एक्सपांशन एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग है। बस इसी का फायदा उठाता है और ये टूट जाता है। फिर 2 नंबर पे ना सर आपने पानी बताया कि बहता हुआ पानी चट्टानों को तोड़े सोनियो। फिर आपने एक यूं बताया भाई चट्टाने तोड़ के तो ले आई, फिर वो लेके जा रहे हैं पानी के साथ, नदी के साथ बह के जा रहे तो और टूट जाते हैं, और टूट टाट के सारे बिगड़ जाते हैं,
और चट्टानों की वेदरिंग हो जाती है। अभी सर आपने बर्फ बताया, बर्फ में क्या बताया, जब भी कोई बर्फ चट्टानों की दरारों, पहले पानी है फिर वो बर्फ बन गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया 9%, और वॉल्यूम बढ़ा तो चट्टाना टूट जावेली, वेदरिंग हो जावेली। चलिए चौथा नंबर का लेते हैं रे बाबा, नंबर 4, यह है ग्लेशियर। ग्लेशियर जानते हो कि कभी आपने बाहुबली मूवी देखी हो? नहीं देखी? बाहुबली नहीं देखी? आज से आपके महाराजा होंगे महेंद्र दलहनी, अरे सॉरी महेंद्र बाहुबली या एमरेंथस विरिडिस, पढ़ा? उसमें क्या होता है, अगर आप देखो तो शायद फर्स्ट वाली या सेकंड वाली में वो ऊपर से बर्फ चल जाती है। वो तो क्या हीरो होता है भाई साहब, फिल्म का हीरो होता है, इसलिए साला वो बचा लेता है सबको, खुद ही बच जाता है। अगर कोई आम आदमी होता है ना तो फंसा के वो ग्लेशियर में दब चुका होता है, वो बर्फ चल जाती है ऊपर से। तो ऐसे ही उसको बोलते हैं ग्लेशियर, हिमजल, मतलब थोड़ा सा उसमें पानी है, थोड़ी बर्फ है। तो जब भी कोई ग्लेशियर बहता है, कोई बर्फ टूटती है ना, तो अपने साथ चट्टानों के टुकड़े ले जाएगी। उसमें बहुत वेदरिंग हुई है भाई साहब, बड़ा वेदरिंग हुई है। बाहुबली में बहुत वेदरिंग हुई है। वो लकड़ी का वो फंटा सा था ना, उसके ऊपर वो जा रहे होते हैं, पीछे से बर्फ बड़ी स्पीड से आ रही होती है, भयंकर वाली। क्या सीन बनाया यार। लेकिन वो तो हीरो होता है इसलिए बेचारा बच जाता है। अगर कोई और होता है ना आम आदमी, तो वो तो दब चुका होता है उसके नीचे, बहुत सारे दब जाते हैं। करेक्ट। तो हिमजल बोले तो ग्लेशियर, जब कोई ग्लेशियर बहता है, चट्टान के टुकड़े करता है, जिससे दाब और रगड़ से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, अचाड़े जाने टुकड़े। द ग्लेशियर फ्लोज कैरिंग पीसेज ऑफ रॉक्स, मतलब ग्लेशियर जब बहता है तो अपने साथ रॉक्स के टुकड़े ले जाता है, ड्यू टू विच दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेज। और वो ग्लेशियर के साथ जा रहे टुकड़े टकरा टकरा के रगड़ खा के और क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, विच दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेज ड्यू टू द प्रेशर एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहले भी आया था, घर्षण है ना, दबाव से घर्षण से आपस में टकरा के टूट जाते हैं। तो ये पानी की तरह हो गया बस। जब कोई पानी बहता है तो वो भी टुकड़ों को तोड़ता है। यहां बर्फ बह रही है, ग्लेशियर बह रहा है, हिमजल बह रहा है, तो ये भी तोड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं किसी को दिक्कत है, तो भी ये तो तोड़ेगा। समझ में आई? चलिए 5 नंबर का फैक्टर लेते हैं, और वो है हवाई। हवाई। देख हवा से क्या हालत हो गई रॉक्स की। हवा लगातार चलती रही, हवा पानी का भी हो सकता है ऐसा, और वो ना रॉक्स को तोड़ती रहती है। आपकी बुक में भी सेम ऐसा मिलता जुलता सा डायग्राम है, देखो आप, देखो हवा वाला ऐसा डायग्राम है, लगभग मिलता जुलता है। हवा में क्या हो रहा है, तेज हवा अपने साथ क्या करती है, बालू को लेके उड़ रही होती है। बालू के टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे कण या बालू के कण ये उड़ते हैं, और ये क्या करते हैं, चट्टानों से टकरा के, बालू और जो है ना पत्थर वगैरह जो हवा के साथ आते हैं बहुत स्पीड से, वो इनसे टकराते हैं और टकरा के बेचारी को तोड़ देते हैं। तेज वायु अपने साथ, आपकी बुक में लिखा हुआ देखो, तेज वायु अपने साथ बालू और पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ाकर ले जाती है, और वो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जब ये टूट टूट के जाएंगे या इनसे टकराएंगे तो वो ऊपर वाले उसको तोड़, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी जो परत है उसका कुछ भाग तो टूट ही जाता है भाई साहब। जब कोई हवा चलती है, साथ में बालू और पत्थर उड़ाती है, वो चट्टानों से टकराते चट्टाने टूट जाती है। चट्टाने टूट, देखो चट्टान टूट गई, नहीं टूटी, टूट गई। ये मग्गा नहीं है, ये मग नहीं है, मग थोड़ी है, ये टूटी हुई रॉक्स है, हवा ने तोड़ी इसको। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे, बहुत जो तेज हवाएं चलती है, कैरी अवे स्टोन्स एंड सैंड विद देम, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड स्टोन्स विद देम, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सम पोर्शन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द रॉक्स ब्रेक्स। जब भी कोई हवा उड़े, बालू साथ में पत्थर साथ में, और वो टूट किसी चट्टान से टकराएगी और उसको तोड़ देगी। इसका मतलब हवा भी यही धंधा कर रही है भाई साहब, हवा भी तोड़ रही है। ये है नंबर 5, और ये एनवायरमेंटल थंडर लाइटनिंग। बिजली चमकाएंगे, बिजली भाई साहब, बिजली चमकने से ना, ये जो आकाशीय बिजली चमकती है, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। हाँ?
हाँ, वो भीष्म पितामह ने नहीं करवाया था क्या? मैं देवव्रत, है ना, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर, आकाश पाताल नभ फलाना सबको साक्षी मानकर ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, एटसेट्रा। और ऐसे कर ब्र ऐसे, और बहुत सारी ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स हुआ था, बहुत सारा चट्टाने टूट गई थी, बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्शन हो गया था, बता रखा आपको, एटसेट्रा। तो बिजली जब गिरती है, जब भी कोई बिजली गिरे चट्टाने टूट जाती है। वो केदारनाथ के अंदर आई थी ना, केदारनाथ थी वो बद्रीनाथ थी, केदारनाथ में यही तो हुआ था। केदारनाथ में क्या था, कोई झील थी ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, चट्टान के ऊपर झील, पानी भरा हुआ था, कोई बिजली गिरी और वो ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई वो, रोक गया जो पहाड़ था वो, जिसको रोके वो, भाई साहब सैलाब आ गए एक साथ, क्या पानी आया, कितने न जाने कितने लोग जो है ना वो इसमें फंस गए, डूब गए, मर गए, कहीं की डेड बॉडी नहीं मिली, कहीं सीधे ही, है ना, गंगा जी से सीधे, यमुना जी से सीधे ही जो है ना समुद्र में चले गए। तो ये बिजली का खेल है रे बाबा, ये बिजली का खेल है, जो क्या बिजली चमकवाई है, गड़। तो अब हम लोग तोड़ने वाले रॉक्स को बिजली से तोड़ते हैं। तो बरसात के मौसम में जब आकाश वाली बिजली कड़कती है तो कड़कने से दरारें पड़ जाती है, वो जो गुड आवाज आती है ना, उससे टूट जाती है बेचारी, डरती टूट जाती है कहीं तो, और कई बार गिरने से टूट जाती है, बाद में टूट के ना, हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। देखो, तो जब भी कोई बिजली कड़के गड़गड़ गड़गड़ और बेर मारा गड़गड़ गड़गड़, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू लाइटनिंग क्रैक्स अपीयर, दरारें पड़ जाती है इन द रॉक्स एंड लेटर दे ब्रेक, बाद में वो टूट जाती है इनटू फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। समझ में आई क्या? तो बरसात के मौसम में आकाश वाली बिजली जब कड़कती है, चट्टानों में दरारें आ जाए, गड़गड़ा गुड़, ये लो टूट गई बेचारी, डरती टूट गई आवाज से, है ना, और फिर बाद में टूट के खंडित हो जाती है, और गिर गई तब तो ये मान लो महातहलका मच गया, फिर तो ये मान लो बड़ा बड़ा पहाड़ी साइडों में आ जाते हैं टूट टूट के। तो क्या मैं ये फिजिकल रिपीट करूं या हो गया? आप कहेंगे सर हो गया, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया, शानदार समझ में आ गया, जानदार समझ में आ गया। तो क्या मैं फिजिकल और मैकेनिकल ये मान लूं? भाई आपको समझ में आ गया? सर प्लीज बार बार पूछ के ना हमें शर्मिंदा ना करें, मस्त समझ में आ गया। अरे नहीं, फिर भी बता दो। पहला आपने टेम्परेचर बताया सर, टेम्परेचर में क्या हुआ सर? जब टेम्परेचर गर्मी बढ़ी तो ऊपर वाली लेयर फैल गई रॉक्स की, तो और जब सर्दी हुई तो सिकुड़ गई, बस ब्रेक डाउन हो गया, इसी से हो गया था वो। सर हो गया था, प्लीज सर। फिर पानी के बारे में क्या बताया आपने? बताया सर पानी जब बहता है तो टुकड़ों को, है ना, वेग से बहता चट्टानों को तोड़ के ले आता है, फिर आपस में टूट टूट के और टूट जाते हैं। फिर तीसरा क्या बताया सर आपने? बर्फ बताया, चट्टानों में बर्फ, पानी भरा होता है, वो ठंड से बर्फ बन जाता है, आइस बन जाती है, वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है, और बस वॉल्यूम बढ़ा, टूट जाएगी चट्टाने। फिर आपने सर ना ग्लेशियर बताया, हिमजल मतलब जब कोई बर्फ ही चलती है, बर्फ का पानी चलता है, तो वो भी टुकड़ों को तोड़ तोड़ के, रगड़ रगड़ के, दबा दबा के बेचारों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर सर आपने नंबर 5 पे हवा बताई कि हवा जो होती है वो बालू और पत्थर वगैरह को, सैंड और छोटे छोटे, है ना, पेबल्स को या स्टोन्स को लेके उड़ रही होती है, और वो भी चट्टानों को तोड़ती है। फिर सर आपने ना 6 नंबर पे अभी अभी बिजली बताई, ये बिजली गिरी रही दो सर, बिजली से आपने कहा कि जब भी कोई बिजली कड़के उसकी आवाज से टूट जाती है, और अगर बिजली गिर गई तब तो पूछो ही मत, फिर तो और भी भयंकर टूट जाएगी। और बधाई हो, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, भौतिक और यांत्रिक अपक्ष से तो पूरा हो गया बापो। अब लेते हैं केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेव। 2-4 रिएक्शन लिखनी भी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ना आप पेन में लेके तैयार रहियो भाई साहब, पेन कॉपी। केमिकल क्या होगा? जो आपकी चट्टान है, बोले तो रॉक्स, या फिर आपका मिनरल उस रॉक्स के अंदर का, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, उनका रासायनिक संगठन बदल जाएगा बस, और जो नया माल बनेगा ना वो टूट जाएगा बेचारा। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो, आपका जो चट्टान है या चट्टान के अंदर जो मिनरल्स है, खनिज है, उनका सिर्फ आपको क्या बदलना है? रासायनिक संगठन बदल दो रे बेरा, केमिकल कंपोजिशन बदल दो रे बेरा, नया बनेगा पदार्थ, टूटे वो जाएगा, ओ कोई नया बनेगा पदार्थ, टूटे वो जाएगा।
चट्टानों खनिजों के मूल रूप में केमिकल चेंज। ओ चट्टानों खनिजों के मूल रूप में केमिकल चेंज, उसे बना नया पदार्थ रासायनिक अपक्षय, उसे बना कोई नया पदार्थ रासायनिक वो चट्टानों खनिजों के मूल रूप में मूल रूप में जो भी केमिकल कंपोजिशन बदला ना चट्टानों का खनिज का, उससे नया जो सबस्टांस बना, केमिकल कंपोजिशन चेंज होने से या रासायनिक संगठन बदलने से वो नया पदार्थ जल्दी टूट जाता है, इसी को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स, या रॉक्स और मिनरल्स दोनों का ही, आर चेंज बाय केमिकल्स इन रेन वाटर। कहां से आते हैं केमिकल? बरसात के पानी में। काजिंग द रॉक्स टू ब्रेक डाउन, और वो रॉक्स को तोड़ देते हैं, एंड न्यू सबस्टांस फॉर्म, और नए नए पदार्थ बन जाते हैं। तो चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक संगठन में बदलाव होगा और नया कोई मटेरियल बनेगा, केमिकल चेंज होगा। इस लेंगे एक को लेंगे, है ना, बस उससे क्या होगा, केमिकल चेंज होने, जो नया पदार्थ बना ना, नया समझता, वो ब्रेक डाउन हो जाता जल्दी, इसी को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। समझ में आ गया? केमिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स और रॉक्स आर चेंज्ड बाय केमिकल्स इन रेन वाटर, causing the rocks to break down and new substance form। ये तब पता ज्यादा कब होता है? जब भी कोई पानी आए, ज्यादा केमिकल वेदरिंग, जब भी कोई पानी आए, ज्यादा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। केमिकल वेदरिंग तभी ज्यादा होती है जब पानी होता है, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन तो पानी से ही होने वाली, देखना बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। तो बताओ ज्यादा कहां होगी? ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि गर्मी वाले एरिया में ज्यादा होगी या डेजर्ट में ज्यादा होगी? आप कहेंगे सर डेजर्ट में तो पानी ही ना है, और जो ट्रॉपिकल एरिया ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर लाइन के आसपास होते हैं, वहां तो बहुत गर्मी पड़ती है। दोपहर तक तो गर्मी पड़ती है, दोपहर बाद में डेली बरसात आती है, बरसात का मतलब पानी है, तो पानी है तो बताओ ज्यादा कहां होगा? ज्यादा होगा ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया जहां बहुत गर्मी पड़ती है, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, वहां पे डेली गर्मी, डेली बरसात आती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ना, ट्रॉपिकल रीजन, उनमें ज्यादा होगा, बजाय किसके? रेगिस्तानों के या मरु प्रदेशों के। समझ में आ गया? क्योंकि पानी से हुआ है भाई। केमिकल वेदरिंग पानी है तो ही होती है, और पानी ज्यादा कहां मिलेगा? जहां बरसात ज्यादा होती है, और बरसात ज्यादा कहां होती है? जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, रेगिस्तानों को छोड़कर। तो रेगिस्तानों में कम होगी, तो साफ साफ लिखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति बोले तो केमिकल वेदरिंग, है ना, मरु प्रदेश या रेगिस्तानी प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो दिस स्पीड इज मोर, ये जो स्पीड है वो ज्यादा मोर होती है किसके अंदर? ट्रॉपिकल रीजन, दिस मोर इन ट्रॉपिकल रीजन देन इन डेजर्ट रीजन। तो रेगिस्तान से ज्यादा कहां होती है? ये होती है जहां ज्यादा बरसात और ज्यादा गर्मी होती है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे होती है। सबसे पहले लेते हैं, ये होती है किन किन पॉइंट्स में होती है, कैसे कैसे होती है, उनको ले रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल वेदरिंग अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। केमिस्ट्री में कभी आपने जल अपघटन पढ़ा हो भाई साहब? पढ़ा केमिस्ट्री में? जल अपघटन क्या होता है? पानी खुद भी टूटता है और केमिकल को भी तोड़ देता है, अगले को भी, मतलब खुद टूटता है, केमिकल का अगले का केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देता है। और यही तो होता है जब भी चट्टान का जो खनिज है, मिनरल चट्टान के अंदर, वो पानी के संपर्क में आया, पानी टूटा। पानी किससे टूटता है? आओ पानी तोड़े, है ना, हम तो बचपन से ही पानी तोड़ते हैं। इतने से थे जब पानी तोड़ना शुरू कर दिया था। पानी कैसे टूटता है? ये आपका नाम H2 है, ये सोरेनसन ने तोड़ा था, किसी को ध्यान हो तो, मस्त तोड़ा था, तब पीएच आया था, फिर उसके बाद में फिर ये H+ बन गया और दूसरा OH- बन गया। अरे बाबा H+ और OH-। जब कोई वाटर का हुआ ब्रेक डाउन, या यूं कह दो हाइड्रोलिसिस होता है, पानी H+ और OH- में टूटता है। अब ये H+ क्या करेगा? ये H+ ना किसी को बताना मत। ये H+ पता क्या करता है? ये H+ कई सारे जो मिनरल्स है उनके साथ जुड़ जाएगा, खनिज के साथ जुड़ जाएगा।
ये H+ क्या करेगा, मिनरल के साथ जुड़ेगा और नया ही कोई नया सबस्टांस बन जाएगा या यूं कहते हो कि उसका रासायनिक संगठन बदल जाएगा उस मिनरल का, और वो बेचारा कमजोर होकर टूट जाएगा। रासायनिक संगठन बदल जाएगा, केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं, है ना? बदल जाएगा बेटा। एक बार फिर सुनो, जब भी कोई वाटर टूटे H+, साथ में OH- निकलता है। ये H+ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन किसी भी मिनरल का जो है ना बेटा साथ जुड़ जाएगा और दूसरे किसी केटाइन को निकाल देगा बाहर। जैसे मान लो किसी मिनरल के साथ K है, मान लेते हैं K है किसी के साथ, K है, तो K को क्या करेगा, जैसे मान लो K है उसके साथ कोई भी और दूसरी चीज है उसके साथ, तो ये क्या करेगा, इस K को निकाल देगा और खुद जाके उसके साथ जुड़ जाएगा। बस इस चक्कर में वो मिनरल पता क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर दूं कैसे होता है जल अपघटन। इसमें पानी टूटेगा, पानी का हाइड्रोजन जाके किसी कैटायन या धनायन को हटा देगा किसी मिनरल में से, और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा और इससे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपके, मुझे लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया। भगवान ना आपको, हाँ थन टूटे जी, मतलब थन टूटे जी बिंदाई जी महाराज सब नहीं टूटे। तो चट्टान देखो क्या लिखा हुआ है, चट्टानों के खनिजों का, क्योंकि चट्टान खनिजों से बनती है। चट्टान बनेली खनिजासु, खनिज बनेला तत्वासु, तत्व बनेला अणुआसु, अणु बने परमाणु सो। तो चट्टानों के जो मिनरल है, रॉक्स के जो मिनरल है, वो जब पानी के साथ संपर्क में आते हैं तो पानी का जो हाइड्रोजन निकलता है ना H+ और OH- में से, वो हाइड्रोजन क्या करता है, मिनरल के केटायनों को रिप्लेस कर देगा। मतलब किसी दूसरे धनायन को हटाएगा, खुद जाके वहां बैठ जाएगा, केटायन को हटा देता है। तो अन्य खनिजों के साथ क्या करेगा, जल का जो हाइड्रोजन निकल गया है वो आयन क्या करेगा, खनिजों के धनायनों को स्थानांतरित कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, खुद बैठ जाएगा जाके। अब उससे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में कहा कि पहले पोटेशियम था, अब हाइड्रोजन लग गया, तो पहले वाली बात थोड़ी थी, नहीं रही ना। देखिए, व्हेन द मिनरल ऑफ रॉक्स कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, व्हेन द मिनरल ऑफ रॉक्स, यानी कि मिनरल जो है ना रॉक्स वाला, कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, द केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। किसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, मिनरल की, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन जो है ना वाटर का, वो ट्रांसफर हो जाएगा मिनरल के अंदर विद द पॉजिटिव आयन, या केटायन कहते हो, एक ही बात है, केटायन वर्ड भी यूज कर सकते हो, केटायन आयन ऑफ द मिनरल, राइट है भाई। लेकिन इसके लिए पानी को टूटना पड़ेगा बाबा, टूटना पड़ेगा बाबा, पानी को चूसना पड़ेगा। किसमें टूटता है पानी, अभी तोड़ा ना बाबा, दो चीजों में टूटता है, देखो H+ में और OH- में। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, जल का अणु जो है ना H+ और हाइड्रोक्सिल OH- में टूट जाएगा, और ये दो बार दो रिएक्शन में होगा। देखो इससे चट्टानें कमजोर हो जाएगी। ये जो है ना, कोई केटाइन निकल गया, धनायन, उसकी जगह हाइड्रोजन आके जुड़ गया, उसका केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन बदल गया, इससे चट्टानें क्या हो गई, कमजोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है, और वो बेचारी टूट जाती है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रॉक्स बिकम वीक एंड स्टार्ट ब्रेकिंग। अब ये दो बार में होगा, लेकिन इसकी रिएक्शन देखो, ये क्या करेगा, जल का अणु चट्टानों और खनिजों के साथ नए यौगिकों का निर्माण करने वाला है। देखो जल का अणु क्या करेगा, टूटेगा, चट्टानों और खनिजों के साथ मिलेगा और नए कंपाउंड बना देगा। लेकिन ये देखो दिस वाटर मॉलिक्यूल, जो भी वाटर मॉलिक्यूल हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा रॉक्स के साथ, और रॉक्स को फिर तोड़ के नया बना देता है। और ये दो रिएक्शन में होगा, दो रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखने के लिए तैयार हो जाए। हाइड्रोलिसिस इज ए डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये आगे रिएक्शन, रिएक्शन तो आई ना है, ना आई कोई बात नहीं, लिख देते हैं बाबा, ना आई तो ना आई, तो ना आई। सारे बच्चे रिएक्शन लिखेंगे, बढ़िया रही, नहीं आई तो बढ़िया रही, नहीं आई तो देखो मैं पहले लिखने वाला हूं ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला। ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला ये होता है, सारे बच्चे बहुत अच्छे समझना, KALSI, कलसी, ऐसे बच्चे याद करते हैं, KALSI, थोड़ा एस बड़ा कर लेना, SI3 है ना, 3O8। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये तो ऑर्थोक्लेज है, यो तो नान्या ऑर्थोक्लेज, ऑर्थोक्लेज, ऑर्थोक्लेज। इसकी रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, H2O के साथ लिख दो, या HOH आपकी बुक में लिखा हो वैसे लिख दो, एक ही बात है, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। यानी कि H और OH निकलेगा ना, ये OH क्या करेगा, देखो इसको, या इसको अलग से लिख लो ऐसे, एक तो H+ और एक OH-। दिख रहा है क्या भाई जी,
ना दिख रो। चलो नीचे लिख देते हैं ना दिख रो, तो इधर लिख लो। एक तो H प्लस में टूटता है, ये OH माइनस में टूटता है। अब ये H क्या करेगा, ये जो है ना भाई साहब इस पानी का हाइड्रोजन ये यहां आके बैठ जाएगा और इस पोटेशियम अंकल को बाहर निकाल देगा। ये पोटेशियम अंकल प्लीज बाहर जाओ ना, हम बैठूंगा उधर, उधर बैठ के चाय पीऊंगा। तो ये क्या करेगी, देखो इसको हटा दो, वहां पे यहां पे ये लगा दो H, सेम टू सेम ही लिख दो बस, HAlSI3O8। ये बदल गया, ये बदल गया रे बाबा। इसका नाम होता है, क्या बन गए, एसिडिक सिलिकेट क्ले। क्या बन गया, एसिडिक सिलिकेट क्ले। ठीक है, प्लस क्या निकला, ये तो देखो OH रहा और ये आपका निकला था ना पोटेशियम, तो ये बन गया प्लस KOH। बन गया कि नहीं बना, है ना, प्लस KOH और लगा दो इसके आगे, इसके साथ ही यहां पर आगे लिख दो, इधर लिख दो कोई बात नहीं, प्लस KOH। देखो देखो कौन कौन लिख लेगा बहुत अच्छे से। इसको बच्चे पता कैसे याद करते हैं, ऐसे करते हैं, कलसी ओ कलसी ओ KAlSI3O8, कलसी KAlSI3O8, और यहां पे क्या बन गया, हलसी। ऐसे भी ट्रिक से याद करते हैं बच्चे कि ऑर्थोक्लेज तो कलसी ओ कलसी क्या है ना के, तो KAlSI3 को ऐसे बोलते हैं कलसी, कलसी ओ और बन गया हलसी ओ। समझ में आ गए, वो कौन है, ये KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका, ये कौन हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो जानते हो क्या लिखेंगे आपको, छोटे बच्चे थोड़ी हो। बोलो दोबारा लिखो, और लिख लो बाबा, अपना क्या है, अपने को तो पढ़ाना है भाई साहब। दोबारा लिख लो, यहां से लिख KAlSI3O8। ये कौन है सर, ये तो ऑर्थोक्लेज है, प्लस H2O, वाटर को तोड़ो सही है, फिर ये वाटर दो भागों में तोड़ दो, एक तो H प्लस हो गया आपका और दूसरा OH माइनस हो गया। इस H को क्या करना है, H को रिप्लेस करना, ये ले जाना है यहां से H को, पानी का H जाएगा और इसको हटा देगा और ये इसके OH के साथ जुड़ जाएगा। तो एक तो क्या बन गया आपका, एक तो क्या बन गया, याद हो रहा होगा आपको, हाइड्रोजन चिपका दो HAlSI3O8 प्लस KOH। अब तो स्माइल दे दो, अब तो सही है, अब तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। पहले क्या था, कलसी ओ कलसी ओ, ऑर्थोक्लेज था, अब बन गया हलसी। अब क्या बन गया, इसका नाम बताओ, देखिए इसका नाम है एसिडिक सिलिकेट क्ले, और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। छोटे बच्चों को थोड़ी समझाएंगे आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, करेक्ट है। अब ये यही नहीं रुकेगा, पहली बात देखो अभी भी कमजोर हो चुका है पहले से, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया। पहले रासायनिक संगठन क्या था, KAlSI3O8, अब क्या बन गया, HAlSI3O8। तो केमिकल चेंज हो गया ना भाई सब, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन बदल गया, मतलब अंदर के केमिकल बदल गए। अब ये क्या करेगा, ये हाँ ये समझ में आ गया ना। अब ये पता क्या करेगा, अभी भी रुकेगा नहीं, ये फिर वापस पानी से जुड़ेगा। कौन सर, एसिडिक सिलिकेट क्ले वापस जुड़ेगा। तो वापस लिख दो इसको, 2 ये वाला HAlSI3O8 प्लस, अब की बार साथ ही 8 जल के अणु ले लो, 8H2O, बॉक्साइड बनाएगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड आता है बनाना, बॉक्साइड आता है, Al2O3 और थोड़ा सा पानी उसके साथ, 3 जल के अणु। कौन है ये सर, ये तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट। बॉक्साइट बन गया और उसके बाद में सिलिसिक एसिड और बन गया, 6 बन गए प्लस 6 सिलिसिक एसिड, H2SiO3, H2SiO3। इसका नाम बताओ सर, ये तो सिलिसिक एसिड है, ये तो हम रोजाना ही पढ़ते हैं। सिलिसिक एसिड नहीं पढ़ रहे, सिलिका जो होती है ना रॉक्स के अंदर, वो सिलिसिक एसिड तो बना रही थी, तो ये सिलिसिक एसिड बन गया। तो बेर मारा रे मैंने पढ़ा हाइड्रोलिसिस, पानी तो टोट टोट जावे रे,
पानी का हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन किसी भी मिनरल का केडाइन धनाइन को हटा के खुद बैठ जावे रे, हाइड्रोजन खुद बैठ जावे रे। तो पहले क्या था, KlSi3O8 बोले तो ऑर्थोक्लेज, उसकी जगह H आ गया तो ये क्या बढ़ गया, एसिडिक सिलिकेट के लिए बढ़ गई। अभी यही नहीं रुकी, ये एसिडिक सिलिकेट के लिए क्या करती है, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है। देखो फिर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है भाई साहब, ये देखो ये फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है। ये देखो यहां पर लिखा हमने इसको, फिर वापस पानी से क्रिया कराया, बॉक्साइट बॉक्साइट बन गया Al2O3 बॉक्साइट, Al2O3 3H2O, और साथ में निकल गया सिलिसिक एसिड। तो बताओ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा सर, टूटेगा। लिख लिया होगा सबने, लिख लिया होगा, लिख लिया, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में आ गया मैं अभी तो, या बुक में लिखा पड़ा है, क्या स्क्रीनशॉट लोगे, लिखा पड़ा है। तो क्या बताओ क्या बन गया, पहले तो देखो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो मिनरल है ना, वो पानी से जुड़ के क्या बन गया, एसिडिक सिलिकेट के लिए बना के नहीं बना, और उसके साथ क्या निकल गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया था ना, जो गुड़ जाता है। वो पहले वाला था ना, वो जो भी बनाया था मैंने भाई KalSi3O8, जिसको ऑर्थोक्लेज कह रहे हैं, उससे ज्यादा गुलने वाला होता है एसिडिक सिलिकेट के लिए, और एसिडिक सिलिकेट के लिए ज्यादा गुलने वाला कौन होता है, बॉक्साइट बॉक्साइट बॉक्साइट। तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार मिनरल फॉर्म से कंपाउंड ऑफ एसिडिक सिलिकेट के लिए बना था कि नहीं बना, अभी तो बनाया था, और बनाओ, ले और ले ले, टेक द लाउड, ये ले और बढ़ाओ, ले 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 बढ़ाओ, ये रहा, ये कौन था, ऑर्थोक्लेज क्या लिखा था आपने, ये ऐसे लिखा था अभी KalSi3O8, फिर वाटर है ना, HOH कह दो या H2O कह दो, और इससे क्या बन गया था, देखो इसके आगे लिखा है ना, ये बन गया था आपके, क्या बन गई थी, एसिडिक सिलिकेट के लिए बन गई थी। तो ये कैसे बनी थी, केवल यहां पर जो है ना इसको तोड़ के दो H+ और OH-, H को इधर चिपका दो, तो क्या बन गया था, HAlSi3O8 प्लस KOH निकल गया था। तो ये क्या बन गई, ये रही एसिडिक सिलिकेट के लिए ये वाली, ये कौन था, ऑर्थोक्लेज, ये रहा, ये ऑर्थोक्लेज रहा, करेक्ट है। अभी मामला यही नहीं रुका था, फिर क्या हुआ था, इससे ना बॉक्साइट बन गया था। बॉक्साइट कैसे बना बताओ, देखिए ये जो बना था ना आपका एसिडिक सिलिकेट के लिए, इसकी रिएक्शन फिर वाटर से हो गई थी, तो इसकी और रिएक्शन कर दो वाटर के साथ, इसी के नीचे यहां पर लिख देता हूं प्लस H2O, तो बॉक्साइट बन गया था। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या था सर, Al2O3 था, Al2O3 और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल थे, 3H2O था, और साथ में क्या निकला, सिलिसिक एसिड H2SiO3, बना कि नहीं बना, बन गया सर। तो यही तो कह रहा है बेचारा भला आदमी, देखो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार क्या करता है, ये मिनरल ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, एसिडिक सिलिकेट के लिए बनाएगा, ये बन गई, और ज्यादा मिले गुड़ने वाली होती फिर ये गुड़ जाता है, और फिर वापस जो है ना बेटा पानी से संयोजन करके जुड़ के बॉक्साइट बन जाएगा, बॉक्साइट भी गुलने वाला होता है। इंग्लिश में देखो, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार मिनरल फॉर्म से कंपाउंड एसिडिक सिलिकेट के लिए एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस विच इन मोर सोल्यूबल, जो ज्यादा सोल्यूबल है, फिर ये बॉक्साइट बना देगा दोबारा जल से जुड़ के रिकॉम्बिनेशन करके। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा, बोला सर आप तो तगड़े कामयाब रहे, बोलो आ गया। चलिए दूसरा पढ़ते, ये तो कौन हो गया सर, ये तो हाइड्रोलिसिस बोला था अभी आपने इसको। अब पढ़ते हैं जल योजन, क्या पढ़ोगे रे बाबा, जल योजन। अब की बार तो पानी सीधा सीधा जाके चिपक जाएगा, जल योजन मेरा पानी चिपक जाए, सीधा ही चिपक जाएगा अब की बार। जल योजन क्या होता है, हाइड्रेशन, पानी का जाके सीधा ही चिपक जाना बस। भाई जल योजन हाइड्रेशन क्या होता है, देखो जल का योजन होना मतलब खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग, यूं का यूं जाके चिपक गया, कोई रिएक्शन नहीं, बस जाके चिपक गया। जैसे मान लो Fe2O3 और ये पानी, लो Fe2O3 पानी साथ चिपक गया, नहीं अरे बोलो भाई साहब। तो जल योजन क्या होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद मिनरल, मिनरल के साथ जाके पानी का यूं चिपक जाना ही हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है। ऐसा क्या है, देखो ऐसे हो रहा है कि जनरली क्या होता है, जो रॉक्स होती है, रॉक्स उनके मिनरल में पानी होता ही नहीं। चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज है, जो मिट्टी बनाने वाले हैं, उनमें पानी नहीं होता है। इसलिए जैसे ही पानी आया वो तो गीली हो जाती है चारों तरफ चिपका के, बस और ढीली हो जाती है। जब कोई चट्टान गीली हो जाती है, भीग जाती है, तो ढीली हो जाती है, टूट जाती है वो, क्यों, यही तो हो रहा है। देखो
तो सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स, जो सॉइल बनाने वाले मिनरल है जो चट्टानों के अंदर है, फाउंड इन रॉक्स, जो रॉक्स के अंदर है, डू नॉट कंटेन वाटर, उनमें पानी नहीं होता रहे, हेंस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना, टेक्स प्लेस इन मॉइस्ट एनवायरमेंट, थोड़ा सा नमी वाला वातावरण हुआ, पानी जाके चिपका, चट्टान गीली हुई और वो तो चूच गई। ये ज्यादा कहां होगा, सीधी सी बात है, नमी वाले एरिया में होगा। कहां होगा, ये ज्यादा नमी वाले एरिया में होगा, क्योंकि पानी जुड़ने के लिए नमी तो चाहिए ना वातावरण में, तो नम प्रदेशों में ज्यादा होता है बजाय शुष्क प्रदेशों के। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इजीली इन मिनरल्स, कौन कौन से किसमें है, सॉरी, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस मोर इन ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड रीजन में ज्यादा होता है बजाय एरिड रीजन के, एज कंपेयर टू एरिड रीजन। ज्यादा कौन कौन से मिनरल में होता है, पानी जुड़े लोर, फेल्स पार के साथ जुड़े लोर, ओ यो तो पानी जुड़े लोर, पायरोक्सिन मिनरल के साथ जोड़े से, ओ नान्या बीरा पानी जुड़े लोर, जोड़े लो एम्फी बॉल्स मिनरल सो। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सर जुड़ेगा, बस पानी जाके जोड़ना है। दो चार मिनरल के नाम बताओ जिनके साथ पानी जुड़ता ही रहता है भाई साहब, और उसको तोड़ता ही रहता है। या तो किसके साथ जुड़ता है, फेल्सपार से पानी चिपकता, पायरोक्सिन मिनरल से पानी चिपकता, एम्फीबॉल मिनरल से पानी चिपकता। चिपकाओ चिपकाओ, लो भाई चिपका देते हैं, चिपका देते हैं। जैसे ये आपका रेड हेमेटाइट है, कौन से वाला, ये वाला दिख रहा है, रेड हेमेटाइट लिखा है, देखो नाम इसका, ये रेड हेमेटाइट है, पानी चिपका देते हैं। रेड हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, कल ही बताया था मैंने आपको, Fe2O3, कल नहीं बताया, ऑक्साइड में मिनरल का ऑक्साइड फॉर्म नहीं था कि, दो ले लो इसको, प्लस अब जोड़ो इसके साथ पानी, हम तो पानी जोड़ते हैं, इसकी जैसी रिएक्शन तो दुनिया में मिलेगी नहीं। ऐसा का ऐसा पानी चिपका दो, चिपका दो, क्या बढ़ा दो, 2Fe2O3, और साथ में चिपका दो, दो या एक जो भी है, पानी चिपका दो बस। हम तो जी ऐसे कैसे पानी चिपका देते अगले के, नहीं, अरे जैसे कोई मुंडा में उठा रही हो, पानी छाप क्या मार लिया तो मुंह पे पानी चिपक गया, तो ये क्या हो गया, ये मुंह हो गया, ये पानी हो गया, छाप क्या मारे उड़ो, और ये क्या हो गया, मुंह विद पानी हो गया, बस। नहीं, जैसे ये मान लो किसी का मुंह है, ये मान लेते हैं किसी का मुंह है ना, ये किसी का मुंह है, अभी मत करना सर ये तो आपके जैसा ही लग रहा है, अरे भाई तू रुक जा पहले, ये किसी का मुंह है, बोले तो ये रेड हेमेटाइट है, और इसने क्या किया, अपने मुंह पे पानी के छिट्टे मार लिए भाई साहब, तो मुंह पे क्या लग गया इसके, पानी थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, है ना, ये पानी है और ये मुंह पे पानी पानी लग गए, तो बताओ क्या हो गए, ये भी तो हाइड्रेशन ही हो गया, ये हाइड्रेशन नहीं हुआ, बोल ये कौन था, ये कौन था, ये जिसको आप आदमी सा कह रहे हो, ये तो रेड हेमेटाइट है, ये कौन है, रेड हेमेटाइट, और ये क्या लग गया इसके मुंह पे, पानी, कैसे लगा, छाप क्या मार लियो, तो बताओ ये क्या है, जैसे इसको अपन कहे, ये क्या हो गया किसी का, ये रेड हेमेटाइट क्या हो गया, सर ये तो मुंह हो गया, मुंह, ये क्या हो गया, पानी के छींटे हो गए सर, ये क्या हो गया, मुंह प्लस पानी हो गया सर, ऐसी तो है। अच्छा ऐसे क्या, हाँ ऐसे, ये देखो जब भी कोई रेड हेमेटाइट पे पानी पानी, इसका नाम बताओ, देखिए ये लिखा रहेगा, देखो इसका नाम है रेड हेमेटाइट या हेमेटाइट, और इस पे लगा दिया आपने पानी, पानी बनते ही ऐसा हो गया, पीला बन गया, इसका नाम बताओ, ये हो गया येलो हेमेटाइट। ये देखो इस पे पानी है डलवाओ, रेड वाले पे पानी है डलवाओ, पड़ गयो पीलो रे, ओ बन गयो पीलो रे। रेड हेमेटाइट पे जैसे ही पानी लगा, पानी लगा, पानी लगा, H2O लगा इसके ऊपर, और ये बन गया, ये क्या बन गया, रेड हेमेटाइट, रेड रेड ना रहा, येलो पानी से हो गया, रेड रेड ना रहा, येलो पानी से हो गया। चलो एक और लेते हैं, दो एग्जाम्पल आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बनाते हैं, जिप्सम का सूत्र तो आता होगा सबको, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ये देखो ये कौन है,
ये है CaSO4, इसके साथ लगा हुआ है 2 जल के अणु, और ये बेचारा CaSO4 है। ये कौन है? ये तो CaSO4 है। तो इनके पानी के छींटे लगवा दो ना, क्या दिक्कत है? बताओ कौन है सर? CaSO4। कौन है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट। ओ स्वाहा, पानी के छींटे, स्वाहा, पानी के छींटे मारे, और ये बन गया। इसके 2 चिपका दो ऐसे कैसे? CaSO4 था ना ये, इसके साथ प्लस को हटा के पानी चिपका दो बस। CaSO4 2H2O, और क्या बन गया सर? ये तो जिप्सम बन गया। तो कभी ये कैल्शियम सल्फेट था, आज ये जिप्सम बन गया। पानी के 2 अणु लेके ये तो जिप्सम बन गया। समझ में मेरे तो आ गया, क्या आपके भी आ गया? समझ में आ गया क्या? मुझे लगता है सभी को आ गया। सर आ गया ना? इस पे पानी डालने का, थोड़ा पानी मंगवाने का बाबा, इस पे थोड़ा पानी उड़ेलने का, उड़ेल दिया, पानी उड़ेल दिया, तो ये रेड हेमेटाइट क्या बन गया? येलो हेमेटाइट। चिपक गया पानी बेचारे के। इस पे डालने का थोड़ा पानी, एक गिलास में पानी लेने का, किस पे डाल रहे हो? कैल्शियम सल्फेट पे पानी उड़ेलने का बाबा, पानी उड़ेलने का, और ये क्या बन गया? ये तो जिप्सम बन गया। ये तो जिप्सम बन गया रे। तो पानी चिपक गया रे, पानी चिपक गया, जिप्सम बन गया। चलो भाई साहब, मैं कहूं इतना इजी होता है, बहुत इजी होता है। चले तीसरा पकड़ते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, विलयन आ गया। पहले वाले में क्या हुआ बताओ? देखो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ? पानी टूटा, उसने उसका हाइड्रोजन ना किसी केटाइन को हटा गया, केटाइन को हटा गया बेचारे को, और वो ना केटाइन हटने से उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हो गया। नहीं हुआ क्या? वो पहले क्या होता पता आपको? पहले वो ऑर्थोक्लेस था जिसके के लगा पड़ा था, फिर पानी का एच आया, के को हटा गया, और वो बन गया एसिडिक सिलिकेट क्ले, कल CO, अब बन गया हल CO, फिर KOH भी निकला, फिर वो हल CO था ना HALSI3, उसने फिर पानी लिया 8, और वो बन गया बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या बन गया बाबा? बॉक्साइड, और सिलिसिक एसिड बन गया। फिर दूसरे में तो सीधा का सीधा पानी आके चिपक रहा है बाबा। पहले आपने रेड हेमेटाइट पे बोले Fe2O3 पे डाला, पानी चिपक गया, जाके डॉट H2O लग गया। फिर कैल्शियम सल्फेट पे डाला, उसके भी जाके चिपक गया, CaSO4 2H2 हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले विलयन। गोलेलो रे गोलेलो, यो तो कयान गोलेलो। पानी क्या होता है? एक गुड सोलवेंट होता है, एक यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। जल एक अच्छा और सार्वत्रिक विलायक है, मतलब बहुत चीजों को घोल लेता है बेचारा, घोलता है ना। अगर ये और भी तगड़ा घोल सकता है, ये और भी तगड़ा घोल सकता है अगर इसके अंदर एसिड मिल जाए। पानी से भी तगड़े एसिड घोलते हैं। अगर पानी के साथ एसिड लगा दो ना, थोड़ा एसिड डाल दो, फिर तो भाई साहब अच्छे अच्छे घुल जाएंगे इसके अंदर। तो पानी क्या करता है? बहुत अच्छा घोलने वाला होता है सार्वत्रिक, लेकिन ये और ज्यादा घोलता है अगर इसको CO2 मिल जाए। तो CO2 वाटर से एक रिएक्शन को पता है क्या होता है? H2CO3 बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता? जब जब जीवाणु सड़ता है तो यहाँ सड़ताने से CO2 तो है ही, CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। जब जब जीवाणु सड़ता है, मतलब CO2 गैस जहां से भी आती है वाटर से रिएक्शन करके। पढ़ा कभी आपने? पढ़ा है, मुझे पता है, पढ़ा है। आपकी एजी केमिस्ट्री में न जाने कितनी जगह ये रिएक्शन लिखी हुई है कि जब जब जीवाणु सड़ता है, CO2 गैस निकलती है, वाटर से रिएक्शन करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3 बनाती है। ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, इनऑर्गेनिक होता है नहीं। जब जब जीवाणु सड़ता है CO2, तो यहां भले जीवाणु ना सड़ रहा हो, कहीं से CO2 तो आती ही रहती है भाई साहब, कहीं से कहीं, और वो वाटर से रिएक्शन कार्बोनिक एसिड। अब एसिड बन गया, फिर तो पानी और भी बड़ा राक्षस बन जाएगा, फिर तो ये किसी को गोल लेगा ये। ऐसे ही मान लो इसके अंदर कहीं से और ऑर्गेनिक एसिड आ गए या इनऑर्गेनिक एसिड आ गए, कार्बनिक अम्ल आ गए, कार्बनिक अम्ल आ गए, या कोई लवण आ गए, फिर तो भाई साहब इसका गोलने की ताकत और बढ़ जाती है। तो पानी वैसे तो गोलता ही है, लेकिन CO2 आने के बाद, ऑर्गेनिक एसिड आने के बाद, इनऑर्गेनिक एसिड आने के बाद, या फिर इनके सॉल्ट आने के बाद, फिर तो और भी ज्यादा गोलने लग जाता है, इसके गोलने की शक्तियां बढ़ जाती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, लवण, इनके सहयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है, गोलने की ताकत और बढ़ जाती है। इट्स सॉल्वेंट पावर इंक्रीजेस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, राइट, एंड सॉल्ट्स इन इट। घोल लेता है
फिर तो भाई साहब कोई सोडियम का साल्ट आ जाओ, पोटेशियम का साल्ट आ जाओ, कैल्शियम का जाओ, गोल्ड लेता है और गोल्ड के निकाल के ले आएगा उन मिनरल में से, चट्टान में से निकाल लाएगा या नहीं निकाल के लाएगा? दौड़ के निकाल के लाएगा या नहीं लाएगा? अरे भाई साहब दौड़ के लाएगा ही। तो क्या कह रहा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके आयन जो है ना पानी में घुल के मूल खनिजों से अलग हो जाएंगे, गोल्ड लाएगा ही। मैं तो गोल्ड लाऊंला, सोडियम गोल्ड लाऊंला। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ऐसा गोलने का? पानी कह रहा है रे बाबा। पानी क्या कह रहा है? मैं तो गोल्ड लाऊंगा, मैं तो कई चौका चौका ने गोल्ड लायो। राइट है क्या? तो CO2 आने से, कार्बनिक अम्ल आने से, लवण आने से ये और भी ज्यादा गोलने वाला, बोले तो राक्षस बन जाता है रे बाबा। देखो, और जो भी चट्टान में सोडियम का साल्ट है या सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनको गोल गोल के और अपने विलियन में ले आता है, गोल्ड लाता है, इनको खनिजों से अलग कर लाता है। अब सोचो एक चट्टान, उसकी बिचारी का सारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तो निकल गया तो कमजोर हो जाएगी गुड़ गुड़ के, है ना? देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा आयंस डिसॉल्व इन वाटर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल मिनरल्स। मिनरल में से सोडियम निकल गया, पोटेशियम निकल गया, गोल गोल के आ गए। सही है भाई? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा आयन डिसॉल्व इन वाटर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल मिनरल्स। मिनरलों से गुड़ गुड़ के आ जाते हैं। विलयन द्वारा अपक से हालांकि ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा मेटेरियल इसका निकल के या मूल पदार्थ से हट जाता है वहां से। देखो, विलयन द्वारा जो है ना वेदरिंग बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो वेदर्ड मेटेरियल अपनी जगह से हट ही जाता है, हट जाता है। देखो, और इसकी रिएक्शन बहुत सरल है। घोलने के तो केवल नमक को पानी में घोलना है। देखो, तो ऑल्दो वेदरिंग बाय सॉल्यूशन इज वेरी लेस बट इट रिमूव्स द वेदर्ड मटेरियल। वेदर जो टूटा हुआ मटेरियल उसको गोल के ले आता है, बाहर निकाल के ले आता है अपक्षित पदार्थ को अपनी ओरिजिनल जगह से। चलिए एक एग्जांपल आपके बीच है, एक देखो डिब्बा सा पड़ा है। गोलने की रिएक्शन तो बहुत इजी है, नमक गोलना है। ए थोड़ा साल्ट है, ए थोड़ा साल्ट है, ए साल्ट है NaCl, ए थोड़ा वाटर है चटुओ। और गुलना मतलब क्या होता है पता आपको? आयनों में टूटना, आयनों में टूटना। तो Na अलग, Cl माइनस अलग और पानी अलग, ये तीनों ऐसे हो गए ना पानी के अंदर आयन आ गए, बस हो गया काम। घुल गयो नमक तो घुल गयो। घुलना बोले तो आयनों में टूटना। जब भी मैं पानी में डालो नमक नमक, पानी में नमक नमक, और वो अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट के बस वही घोल है। कितना इजी है। देखो, ये कौन है? ओ तो नान्या लूण से, नमक से, ओ तो बेरा पानी से, और ये आयनों में टूट गया रे। करेक्ट है भाई? चलिए अब लेते हैं ऑक्सीडेशन। कौन सा डेशन? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन उतार ली सबने गुलने वाले की? अरे गुलना क्या है, आयनों में टूटना ही गुलना है बस। Na अलग, Cl माइनस अलग और पानी के अंदर बस गुड़ गया। अब लेते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है पता है? जानते हो? ऑक्सीजन का जोड़ना, जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, निकल, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कभी कोई जिंदगी में आपको यह पूछे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सीधा बोलने का भाई साहब ये होता है ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? O2 का तो निकलना जो है, सॉरी, एडिशन ऑफ O2, O2 का तो जुड़ना, एडिशन ऑफ O2 ऑक्सीजन का जुड़ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या H प्लस कह दो, है ना, रिमूवल ऑफ H प्लस, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों याद रखना। जब भी कोई ऑक्सीकरण पूछे तो ऑक्सीजन जोड़े जावेले, हाइड्रोजन निकल जावेले, ऑक्सीजन जोड़े जावेले, हाइड्रोजन निकल जावेले, इलेक्ट्रॉन निकल जावेलो, ऑक्सीडेशन होवेलो। समझ में आ रहे हो? आगे आ रहे हो? अब यहां तो केवल ऑक्सीजन जोड़ना है बस, आपको ऑक्सीजन चिपका दो आप। तो यहां तो सीधा एक देर का है डेफिनेशन कि कोई भी मिनरल है उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, संयोग हो गया, ऑक्सीजन आके चिपक गई, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद वेरियस मिनरल।
कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद वेरियस मिनरल्स। ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किसी मिनरल के साथ जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। चाहे वो आयरन वाले किसी मिनरल से जुड़ जाओ, चाहे मैंगनीज वाले जुड़ जाओ, या सल्फाइड वाले कोई भी खनिज या मिनरल हो, उससे ऑक्सीकरण हो जाता है। नमी चाहिए बस थोड़ी सी। हाँ, जोड़ दे, आओ जोड़े, आओ बच्चों ऑक्सीजन जोड़े, जोड़ जोड़ के जोड़ दे। जैसे आपका FeO, राइट, 4 ले लो, 4 है तो 4 ले लो, ले लिया FeO, और इसके साथ ऑक्सीजन और जाके जुड़ गई, ये लो O2 और जुड़ गया, और ये बन गया आपका Fe2O3, Fe2O3, ऑक्सीजन जुड़ गई ना। पहले कितनी ऑक्सीजन थी इसके साथ? एक ही थी, अब देखो कितनी हो गई, 3 हो गई, Fe2O3 बन गया। करेक्ट है भाई, समझ में आ गया? पक्का, शानदार। ऑक्सीजन जोड़े जात, इसे कमजोर हो गया ना बेचारा, ये ऑक्सीजन जोड़ने से पता क्या है ना, ये कमजोर हो गया। कौन कमजोर हो गया? FeO कमजोर हो गया रे बाबा, कमजोर हो गए। फेरस ऑक्साइड क्या होगा? फेरिक बन गया। फेरस जानते हैं कौन है? सब जानते हैं, बोलो। ये फेरस ऑक्साइड है। बताओ इसको फेरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वैलेंसी कितनी ऑक्सीजन की? बताओ दे कितनी वैलेंसी है? FeO में इसकी वैलेंसी कितनी है? O की कितनी? O की परमानेंट -2 है, और इसके अंदर अगर वैलेंसी लिखी ही नहीं, देखो यहां पर, इसका मतलब दोनों कैंसिल, इसकी -2, इसकी भी +2 है, फिर तो तभी तो कैंसिल हो, क्या बन गया? दोनों जुड़ के FeO बन गया। क्योंकि ये यहां लगती है, ये यहां लगती है, लेकिन दोनों ही नहीं लगी, दोनों बराबर है, तो ये क्या बन गया? FeO बन गया। Fe+2 को क्या बोलते हैं? कम वाले वैलेंसी को अस बोलते हैं, तो ये फेरस हो गया। लेकिन इसमें देखो आप, इस वाले में, इसके अंदर देखो, इसके अंदर इसकी वैलेंसी 3 है, तभी तो यहां लग गई 3 और 2 यहां लग गई, यानी कि यहां पर Fe की कितनी हो गई? 3। O की तो हमेशा कितनी रहती है? -2। तो ये पहले कौन था? अस, फेरस ऑक्साइड। अब क्या बन गया? 3 वैलेंसी लगती है, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया? सर ये तो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। तो कभी ये फेरस ऑक्साइड था, ऑक्सीकरण से फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरस बन गया फेरिक, फेरस ऑक्साइड क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड, और ये घुल गया बेचारा। क्यों भाई घुल गया? बाद में तो ये टूटना, घुल गया क्या, सॉरी, ब्रेक डाउन हो गया इसका, ऐसा करने से कमजोर हो गए। तो ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है? घुलनशीलता बढ़ जाती है इनकी। देखो जब भी ऐसा होता है ना, ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल कंटेनिंग आयरन, मैंगनीज एंड सल्फाइड टेक प्लेस मोर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये तो हो गया था ना पहले, हाँ नहीं सही। ये लाइन कहां से? ये दूसरी के आगे दिखती है, दूसरे के आगे नहीं, तो नहीं हो नहीं, उसके ऊपर सही 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 है, सही, हाँ सही वही है बेटा। आयरन, मैंगनीज और सल्फाइड जो है ना, उसके नमी के ऊपर, यही वही सही 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 है ना। ऊपर बात हो गई थी, हिंदी में समझा था मैंने। ऑक्सीजन मिनरल्स कंटेनिंग आयरन, मैंगनीज एंड सल्फाइड टेक प्लेस मोर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हो गया, वही सही है। अब ये हुआ क्या? जब ये आपने इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो देखो क्या हो गया? इस ऑक्सीकरण से क्या हुआ? घुलनशीलता बढ़ गई। फेरस ऑक्साइड से ज्यादा घुलनशील हो गया फेरिक ऑक्साइड। हालांकि फेरिक से फेरस बढ़ेगा तो भी घुलनशील होता है, ऑक्सीजन जुड़ते ही घुलनशील हो जाता हो। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन द सोल्युबिलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीजेस मेकिंग वेदर इजियर। मतलब ऑक्सीकरण जब हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी उसके साथ, तो घुलनशीलता बढ़ गई, आयतन भी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गई, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड बढ़ गई, और उससे अपक से आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए अब रिडक्शन करते हैं। आओ बच्चों, अपचयन करें, रिडक्शन करें। अब कोई पूछे रिडक्शन क्या होता है, उसको उल्टा कर दो पहले वाले का। उल्टा कैसे? उसमें क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहां पर कर दो ऑक्सीजन का निकलना। ए ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2 इज रिडक्शन, या फिर एडिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ, एडिशन ऑफ H+, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एडिशन ऑफ, एडिशन मींस जुड़ना ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। अब यहां तो केवल हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ बेचारे की ऑक्सीजन निकाल देंगे, बस ये वाला काम ही करेंगे रिडक्शन में। यहां तो है ना, कोई ज्यादा कुछ है नहीं, इसकी बेचारे की ना ऑक्सीजन निकाल देंगे, और अपना क्या, अपने को तो ऑक्सीजन निकालनी है बेचारे की। तो खनिजों से ऑक्सीजन निकालेंगे बेटा। व्हाट इज द रिडक्शन?
खनिज से ऑक्सीजन निकल गई, रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मिनरल इज कॉल्ड रिडक्शन। अब होता क्या है इसमें, पानी की जब ज्यादा होता है ना पानी, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे पानी भर गया तो बुलबुले कर करके ऑक्सीजन निकल जाती है, ये भी रिडक्शन ही है ना भाई। यही है बस। देखो पानी ज्यादा हो गया किस चट्टान में, तो ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, निकलती नहीं कि जैसे मिट्टी में पानी का तो बुलबुले बुलबुले निकलते ऑक्सीजन के, है ना, पानी निकलती, बस यही रिडक्शन ऑक्सीजन का निकलना है, जिसके कारण रिडक्शन हो जाता है। बस हो गया काम अपना। तो ड्यू टू एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी से देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ड्यू टू विच द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन स्टार्ट, और रिडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब वो ऊपर जो रिएक्शन लिखी थी ना अपन ने, उसको उल्टा करना है, बस उल्टा करना है भाई साहब। इसको उल्टा कैसे, अभी ऊपर क्या बनाया था आपने सर, ऊपर तो ना हमने फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बनाया था, वापस फेरिक से फेरक को बना दो, फेरस बना दो। ये कौन है देखे, Fe2O3, इसमें इसकी वैलेंसी 3 है। हमेशा जो जोड़ते हैं तो यहां वाली जो संयोजकता वो यहां लगती है, यहां वाली यहां लगती है। इसका मतलब ये कौन है सर, ये तो फेरिक ऑक्साइड है। ज्यादा वाले को नहीं बोल रहे थे फेरिक, अभी तो बोला ही था भाई साहब कि Fe+2O, तो ये तो हो गया फेरस, अस बोलते कम वाले को, 2 वाले को तो, और +3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक। तो ये फेरिक ऑक्साइड है। अब इसमें से ऑक्सीजन निकालनी है, वापस ऑक्सीजन निकालनी है। 2 ले लो इसको, कोई बात नहीं, 2 ले लो। 2 फेरिक ऑक्साइड है, इसमें से क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा, FeO प्लस ऑक्सीजन निकाल दो बाहर O2, तो ऑक्सीजन निकल गई, हो गया रिडक्शन, हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, हो गया रिडक्शन। तो ये था फेरिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन निकलने से क्या बन गए, ये बन गया फेरस ऑक्साइड। इसका नाम बताओ सर, ये तो नान्या फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बन गया। बधाइयों बधाइयों, रिडक्शन भी समझ में आ गया। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन हो तो भी मिनरल गुड़ने लग जाता है या कमजोर हो जाता है, और रिडक्शन हो तो भी कमजोर हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड, जो फेरस ऑक्साइड बना ना अभी, वो वापस गुड़ जाता है या टूट जाता है बेचारा आराम से। इसके बाद केमिकल का नंबर 6 पॉइंट है कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण। किसी भी बेस के साथ CO2 का जुड़ना, चूने के साथ CO2 का जुड़ना कार्बोनेशन कहलाता है। सीधी बात है, जब कोई CO2 जुड़ती क्षार के साथ कार्बोनेशन होता है। CO2 का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ CO2, कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विद एल्कलीज या बेसेज इज कॉल्ड कार्बोनेशन। ये कैसे जुड़ती है CO2 पता है आपको, जब जब जीवान सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड बनाती है। अभी तो कहा था, जब जब जीवान सड़ता है, मान लो कोई ऑर्गेनिक मैटर है, जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, उसका ब्रेक डाउन होता है, मान लो वो टूट जाता है, टूटने से क्या निकलती है, CO2 निकलती है। CO2 की रिएक्शन कराओ H2O से, तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक है, नाम है इसका कार्बोनिक एसिड दो, ठीक है। तो जब जब जीवान सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है। देखो जब जब जीवान सड़ता है, सड़ने का मतलब डिकम्पोजिशन, अपघटन। सड़ना किसे कहोगे, अपघटन या डिकम्पोजिशन। तो जब जब जीवान सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और ये अम्ल बड़ा काम का है भाई साहब, ये अम्ल जो बनता है ना एसिड, ये बड़ा काम का है, ये दुर्बल होता है और यही बनाता है बाइकार्बोनेट। और ये देखो मृदा में जीवांश पदार्थ का अपघटन होने से, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होने से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस निकलती है, जल से संयोग करती है, मतलब जल से क्रिया करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। बना भी दिया मैंने।
और ये कार्बोनिक एसिड जो बना ना, इसको मैंने कहा ना ऑर्गेनिक एसिड, जिंदगी में भूल के मत बोलना, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, इसको ऑर्गेनिक नहीं बोलते। ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड। और ये क्या करता है, आगे चल के कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बनाता है, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बनाते आओ। क्या करता है ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये चूने को बाइकार्बोनेट वाला चूना बनाता है, गुल्ले वाला चूना लो बनाते हैं। दोबारा पूरी ये आ गई रिएक्शन, अब की बार तो लिखी हुई दिख गई, बताओ, अब की बार तो लिखी हुई, पहली बार रिएक्शन लिखी हुई आ गई, मजे आ गए मजे, नहीं तो लिख देता मजे का ही कह। देखो, जब जब जीवान सड़ता है सड़ता है, जब जब जीवान सड़ता है, CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बोनिक एसिड या H2CO3 बनाती है। अब ये मान लो जो आपका H2CO3 बना ना, इसने किसी चूने से क्रिया कर लिया, किसी कार्बोनेट से रिएक्शन कर लिया। देखो किया कि नहीं किया, बायोबाणो, इस कार्बोनिक एसिड ने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर लिया। कार्बोनिक एसिड जो बना ना, ये देखो, उसने किसी चूने से क्रिया कर लिया, CaCO3 से। ये रिएक्शन बहुत बताई मेरी, बहुत बताई ऑफलाइन क्लास में, और उससे बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या होता है, बेर मारा रे, केवल यही गुलने वाला, बाकी तो नहीं गुलते रे चूने। यही चूना गुलने वाला है, बस एक ही चूना गुलता है बस, जिसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दुनिया में केवल एक चूना गुल जाता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो कहलाता। तो कैसे बना बताओ, जब जब जीवान सड़ता है, CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड की चूने से क्रिया, कार्बोनिक एसिड की चूने से क्रिया, या कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया, या कार्बोनेट से क्रिया, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट मींस बाइकार्बोनेट बनाता है। और ये गुलने वाला चूना है, बेचारा गुड़ गुड़ के टूट जाएगा, ये तो गुड़ गुड़ के ही टूट जाएगा। तो व्हाट इज द कार्बोनेशन, कार्बोनेशन हो गया CO2 का किसके साथ जुड़ना, किसी क्षार के साथ। देखो CO2 ही है, ये CO2 इसके साथ जुड़ गई, बस वो पानी के साथ आ गई थी, कार्बोनिक एसिड बन गई और इसके साथ जुड़ गई, इसको बोलते हैं कार्बोनेशन। नहीं समझ में आया, CO2 का किसी भी चूने या क्षार के साथ जुड़ना। तो गौर से देखो आप, ये CO2 ना इसी के साथ जुड़ी है, इस क्षार के साथ। अरे CO2 इसके साथ जुड़ी है, देखो नहीं जुड़ी, ये दोनों जुड़े, बस इतना सा और मैं पानी और लेके आ गई। देखो ये CO2 और पानी, ये दोनों रिएक्शन करके इस चूने के साथ, इसके साथ जुड़े। तो CO2 का किसी क्षार के साथ जुड़ना, CO2 का किसी एल्कली या बेस के साथ जुड़ना, कार्बोनेशन। देखो ये इसके साथ जुड़ी है, बस पानी के साथ जुड़ के आई है, बस इतना सा फर्क है। और उससे क्या बन गया, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बन गया। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, गुलने वाला चूना ये तो होता है, अगलने वाला चूना ये तो होता है। केमिकल वेदरिंग तो पूरे हो गिरा बापो। आई अब बायोलॉजिकल वेदरिंग, अब तो सरल सरल है, अब तो अभी तोड़ देंगे, धमाधम तोड़ देंगे। तो भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जीव भी इसमें भाग लेते हैं बाबा। देखो फिजिकल हो गया, पहला ही पहला केमिकल हो गया, अभी जस्ट हुआ है। अब जीव भी तोड़ेंगे इसको, देखो छोटे छोटे जीव भी तोड़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, ऑर्गेनिजम्स आल्सो ब्रेक डाउन रॉक्स। आओ तुड़वाते हैं, देखो कैसे कैसे तोड़ता है। छोटा सो अभी एक वो निकलो, बारी बार एक वो दिखो जौल्यो है चूहो। देखो कैसे कैसे होता है, निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला आदमी और जानवर चट्टानों को तोड़ते हैं, चूहा भैया बिल खोद के ये ले उले 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 है ना, तोड़ते। तो आदमी क्या करता है, पहले मैं आदमी से मिलाता हूं। आदमी वो शक्तिशाली मशीन है, या आदमी के पास ऐसी शक्तिशाली मशीन है। सबसे बड़ा तो खोपड़ा है ना बाबा, सबसे बड़ी मशीन दो, भयंकर मशीन है। इस मशीन से क्या करता है, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के रेल लाइन बिछा दी जाती है। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के सड़कें बना दी जाती है। बड़े बड़े पहाड़ों में डैम, नदियां, वदियां, उसके लिए हम पहाड़ों को चूर चूर कर देते हैं। तो हम भी तो भाई साहब इसी का हिस्सा है, वेदरिंग तो कर रहे हैं। लिखा है देखो, मनुष्य द्वारा रेल, सड़कें, बांध, नदी इत्यादि के लिए चट्टानों को चूर्ण चूर्ण कर दिया जाता है।
पाउडर पाउडर कर देते हैं हम तुम चट्टानों को। इससे बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के पाउडर बन जाती है, विखंडित हो जाती है। देखो लगे पड़े हैं, देख तेरे इंडिया के कहीं के भी हो, ये लाइनें बिछड़ी है, पहाड़ों के बीच में सुरंगें निकाल देते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्यों? और रेलगाड़ियां आ रही है, बसें जा रही है, ट्रक निकल रहे हैं, एटसेट्रा। तो मैन क्रसेज रॉक्स, चट्टानों को पहाड़ों को तोड़ता आदमी, टू मेक रेलवेज, रोड्स, डैम्स, रिवर्स एटसेट्रा। ड्यू टू दिस बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर स्मॉलर पीसेस, स्मॉल पीसेस में टूट जाती है। करेक्ट है भाई? करेक्ट है। ओ ढूंढो, चिड़िया, चिड़िया, कीड़े मकोड़े ये छेद बना देते हैं, देखो चट्टानों में नहीं बनाते? चिड़िया वगैरह भी क्या करती है, चिड़िया है, कीड़े हैं, ये चट्टानों में छेद बनाते हैं, चट्टानें कमजोर हो जाती है। सिमिलरली बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मेक होल्स, अरे बिल बिल इन द रॉक्स, ड्यू टू विच द रॉक्स बिकम वीक एंड ब्रेक डाउन, टूट जाती है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 2। ये तो इंसान और जानवर हो गए। अब लेते हैं पौधे भी तो तोड़ा है, दे भी तो तोड़ा है, देखो तोड़ दिया। इस पौधे की जड़ें देखो आप कैसे चट्टानों के अंदर जा रही है, देखिए कितने बड़े बड़े से पेड़ है, इनकी जड़ें चट्टानों में चली जा रही है और चट्टानों को तोड़ती है। क्योंकि पौधे की जड़ें जब भी चट्टानों में प्रवेश करती है तो दबाव बढ़ाती है, और दबाव बढ़ाने से चट्टानें टूट जाती है। जब भी कोई जड़ जाए दबाव बनता जाए चट्टानों पे, दबाव बनता जाए चट्टानों पे, और चट्टानें टूट जाती है। देखो क्या हाल हो गया, टूट जाती है, टूटती है दबाव से। देखो when the roots of plants enter the rocks break due to the pressure on them। करेक्ट, करेक्ट सर। चलिए छोटे छोटे माइक्रोब से तोड़वाते हैं, सूक्ष्म जीवों से तोड़वाते हैं। ये तोड़ रहे देखो सूक्ष्म जीव, ये लेकिन फंजाई, एल्गीर, फेलगीर, ये तो बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज, इन तीनों का काम ही क्या है पता है आपको? इनका काम है डिकम्पोजिशन करना, ब्रेक डाउन करना ऑर्गेनिक मैटर का किसी और का। तो इन चट्टानों की दरारों में क्या होता है, चट्टानों की दरारों में क्या होता है, अच्छा ऊपर वाला रह गया अभी, एक पॉइंट रह गया। इन चट्टानों की दरारों में क्या होता है, जड़ें और कार्बनिक अम्ल बना, ये ऊपर वाले में रह गया, अभी पौधों के प्रभाव में रह गया। ये देखो एक बार दोबारा बताता हूं मैं आपको, ये वाला प्लांट्स वाले में रह गया एक पॉइंट। प्लांट्स में देखो पौधे की जड़ें चट्टानों में जाती है तो दबाव से टूट जाती है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये जड़ें क्या करती है, श्वसन करती है। तो जड़ें श्वसन करेगी तो क्या निकालेगी, CO2, और CO2 क्या करेगी, जल से क्रिया। देखो इन चट्टानों की दरारों में उपस्थित जड़ें कार्बनिक अम्ल बना रही है। कार्बनिक अम्ल कैसे बना रही है बताओ? जब जब जीवाणु सड़ता है या जड़ें श्वसन करती है, CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल। इसके अलावा भी जड़ों में से वैसे भी ऑर्गेनिक एसिड भी निकलते रहते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड क्या करेंगे रे बाबा, कार्बनिक एसिड क्या करेंगे, चट्टान तोड़ते। तो ऑर्गेनिक एसिड भी निकलते हैं, कार्बोनिक एसिड जो इनऑर्गेनिक वो भी निकलता रहता है CO2 वगैरह से, और क्रैक्स के अंदर जड़ों की, और उससे चट्टानें टूट जाती है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके लिए डिकम्पोज वर्ड सही नहीं है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन लगा हुआ था। फोटो खींचना जी कृष्ण जी, इसके लिए डिसइंटीग्रेशन ये ज्यादा वर्ड अच्छा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन ना ऑर्गेनिक मैटर के लिए सही वर्ड आता है इंग्लिश में, डिसइंटीग्रेशन कह दो इसको। ठीक है भाई, टूट जाती हो गया। अब तो टूट गई जड़ों से ढंग से ही, जड़ों ने खुद ने प्रेशर दिया उससे टूट गई, उससे फिर एसिड वेसिड जो बढ़ते रहते हैं ना जड़ों से, उनसे चट्टानें टूट जाती है, एसिड से भी, क्योंकि एसिड तो बहुत जल्दी घोलता है इनको। अब लेते हैं माइक्रोब्स, क्या लेते हैं, सूक्ष्म जीव। ये जीवाणु वर्ड अलग है, जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं, यहां सूक्ष्म जीव ही आएगा। लेकिन अब ये जीवाणु जीवों को जीव, देखो क्या हालत हो गई, देख तेरे चट्टान के ऊपर लग गई कितनी एल्गी, साथ में फंगस भी लग गई, एक्टिनोमाइसिटीज भी लग गई। तो बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुई, एक्टिनोमाइसिटीज हुई, ये चट्टानों से और मिनरल से क्या करते हैं, फूड लेने के चक्कर में न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। खींचना न्यूट्रिएंट, तू खींच बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट, तू खींच फंजाई न्यूट्रिएंट, तू खींच एक्टिनोमाइसिटीज न्यूट्रिएंट। तो ये चट्टानों और मिनरल से क्या करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स खींचते रहते हैं, और चट्टानें बेचारी कमजोर हो जाती है इनके चक्कर में। तो बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज एक्सेट्रा टेक न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स फॉर फूड सिंथेसिस, अपना फूड बनाने के लिए, ड्यू टू विच द रॉक्स बिकम वीक। हो गया। इसके अलावा भी ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगस, ये ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाते रहते हैं, पेड़ पौधों को सड़ाते रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाते रहते हैं, कचरे को सड़ाते रहते हैं, जिससे CO2 गैस निकलती है, ऑर्गेनिक एसिड डायरेक्ट बनते हैं। भाई दो चीज है देखो,
ये क्या है बीच में? ही था ना? हाँ हाँ, नहीं तो हो गया ये वाला। और क्या करते देखो, और क्या करते हैं? एक तो जस्ट आपको बताया क्या करते हैं, समझ में आ गया होगा क्या करते हैं? नहीं, एक तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हाँ फंगस वगैरह एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं चट्टानों में से और मिनरल में से, और उससे क्या होती है, चट्टानें कमजोर हो जाती है। दूसरा क्या करते हैं, कचरा सड़वाए लो। जब कोई कचरा सड़ता है तो दो तरह की चीज बनती है, देखो आपको मैं बता दूं, परमानेंटली क्लियर कर दूं आपको, दो तरह की चीज बनती है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं डायरेक्ट ही, जब भी कोई कचरा सड़ता ऑर्गेनिक एसिड बोले तो कार्बनिक अम्ल, दो चार कार्बनिक अम्लों के नाम बताओ। जैसे एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये एसिड बनते रहते हैं बहुत सारे, फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये बनते रहते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा CO2 निकलती रहती है, और CO2 क्या करती है, CO2 भी जैसे बताया था आपको, जब जब जीवाणु सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बढ़ाती है। तो दो तरह के एसिड बढ़ गए, एक तो कार्बोनिक एसिड बढ़ गया, कार्बोनिक, क्या बोला मैंने, कार्बोनिक एसिड। देखो बताता हूं यहां को, जब भी कोई जड़, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा तो ये देखो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ तो ये देखो, ये आपका जीवांश या ऑर्गेनिक मैटर, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है जीवांश का या जीवांश पदार्थ का, पदार्थ भी लगा चाहिए, इसका सडन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, अपघटन। तो देखो दो चीज निकलती है, एक तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, और एक निकलती है CO2। CO2 तो क्या करेगी, वाटर से रिएक्शन करके और H2CO3 बना देगी। H2CO3 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, कार्बनिक, इसका नाम है कार्बोनिक, लेकिन यहां बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ये बनते हैं। तो इधर ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल बहुत सारे बन गए, इधर CO2 से भी एसिड बन गया, बस एसिड एसिड हो जाता है। और ये एसिड क्या करते हैं, चट्टानों को विघटन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, तो इनको तोड़ देंगे। देखो तो इसके अलावा क्या करते हैं, पेड़ पौधे सड़ा के कार्बनिक एसिड, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, CO2 बन के फिर एसिड बन जाते हैं, इससे चट्टाने और मिनरल टूट जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बाय रोटिंग, रोटिंग मींस डिकम्पोजिशन, इसको रोटिंग के बजाय डिकम्पोजिशन ज्यादा वर्ड अच्छा है, इसको भी डिकम्पोजिशन कर लेना, फोटो खींच लेना चाहिए। रोटिंग भी सही है, गलत नहीं है वैसे, और बाकी बढ़िया रहता है डिकम्पोजिशन। जानते हो डिकम्पोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है किससे बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स, और उसको वापस जाना, डी मींस हटना, तो डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन किसका, प्लांट्स का, ट्रीज का, उनके कचरे का होगा, ऑर्गेनिक एसिड का, तो उसको सॉरी ऑर्गेनिक मैटर का, तो ऑर्गेनिक एसिड निकलेंगे, इसके अलावा CO2 निकलेगी, और उससे मिनरल सड़ जाता, मतलब मिनरल जो है ना टूट जाता है। समझ में आ गए? चलिए बेटा आज यहीं तक रखने वाले हैं, बहुत सारा हो गया, टाइम भी हो गया काफी ज्यादा, लेकिन आज हम लोग ना वेदरिंग को पूरा कर पाए हैं। कल हम लोग इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद मिट्टी कैसे बनती है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा कल का टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम आप खराब नहीं करते हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। सबसे लेता हूं विदा, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।